चलिए, आज एग्जाम था। अच्छा, चलिए कोई नहीं, तो हम ठीक है, उसका वो कल कर लेंगे हम। ठीक है, आज का जो पेपर हुआ था दोनों शिफ्ट में एग्जाम था, तो आज का हम पेपर नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो आज हम क्वेश्चन कर ले रहे हैं। ठीक है, इसका जो एनालिसिस होगा वो कल कर लेंगे। ठीक है, दिस ओके गाइस। तो इसका जो एनालिसिस होगा उसको हम कल कर रहे हैं। ठीक है, आज हम क्वेश्चन कर लेते हैं जो आपके इतने दिनों में पूछे गए हैं। चलिए, चलिए गाइस, तो स्टार्ट कर रहे हैं गाइस। तो मैं अपने बारे में आपको एक बार बता दे रहा हूँ। राइट, यहाँ पे माई सेल्फ एम एस मुस्तफा गाइस, एनटीपीसी एग्जाम में ऑलरेडी क्रैक कर चुका हूँ 89.67% मार्क्स से। ठीक है, राइट। तो एसएससी सीजीएल में ऑलरेडी क्रैक कर चुका हूँ 2 बार, आईबीपीएस पीओ एफसीआई, ठीक है, सीटेट एंड यूपीटेट एंड यूपीपीसीएस ऑल्सो। राइट, सो मुस्तफा इज माई रेफरल कोड, या फिर मुस्तफा वाईटी10, ये रेफरल कोड आप मेरी, ठीक है, ठीक है, ये मेरे ठीक है, आप ज्वाइन कर सकते हो मुझे इस रेफरल कोड का यूज़ करके। राइट, अनअकैडमी रेलवे एग्जाम, ठीक है, ये हमारा यूट्यूब, ठीक है, हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी है, आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट कर रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी डिस्कस कर रहे हैं। ये मेरा रेफरल कोड है, इस रेफरल कोड के साथ आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। राइट, सुबह 9 बजे, 12 बजे और शाम को 4:30 बजे मेरी स्पेशल क्लासेज होती हैं, ये भी क्लासेज आप ज्वाइन कर सकते हैं। राइट, 1 महीने की फीस गाइज 900 रुपये, 3 महीने के लिए 2250, 6 महीने के लिए 3600, 12 महीने के लिए 4500, 24 महीने के लिए आपको 5400 पे करना है। रेफरल कोड है मुस्तफा, दिस इज माई रेफरल कोड। चलिए, तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर गाइज ये आ रहा है। राइट, तो फर्स्ट क्वेश्चन, तो पेपर एनालिसिस नहीं है आज, हम उसके क्वेश्चन करने वाले हैं। राइट, ठीक है, अभी तक जो क्वेश्चन पूछे गए आज के पेपर का एनालिसिस हम कल कर लेंगे। एक्चुअली मुझे पता नहीं था आज पेपर है। ठीक है, पूरा दिन क्लास हो रही है तो उससे मुझे पता भी नहीं चल पाया। चलिए, तो आज का पहला क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पर ये दिया है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है हमारा जो एग्जाम में पूछा गया, ये आरआरसी ग्रुप डी में पूछा गया था। ठीक है, ये ग्रुप डी का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ग्रेटेस्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा है। हाय गुड इवनिंग वेद प्रकाश, चलिए बताइए आंसर क्या आएगा। बोले विच ऑफ द फॉलोइंग इज ग्रेटेस्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा है। एनटीपीसी के ही क्वेश्चन है ये। ठीक है, कुछ 2020 में जो अभी पूछे गए और कुछ आपके आरआरसी ग्रुप डी के क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन ये पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ग्रेटेस्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा है। 10 की पावर 11, ठीक है, 11 की पावर 10, 12 की पावर 9 या फिर 5 की पावर 5। आपसे पूछा है इसमें सबसे बड़ा कौन सा है। राइट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट। ठीक है, तो 10 की पावर 11, 11 की पावर 10, 12 की पावर 9 या 5 की पावर 5, इसमें सबसे बड़ा कौन सा है। राइट, चलिए अब मैं इसको बता दे रहा हूँ इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। जस्ट कंसंट्रेट ऑन द स्क्रीन गाइस। राइट, इस टाइप के क्वेश्चन अगर आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं तो कैसे उनको हमें हैंडल करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ग्रेटर, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा है। 10 की पावर 11, ठीक है, 11 की पावर 10, 12 की पावर 9, 5 की पावर 5। ठीक है, अगर आप यहाँ से एलिमिनेशन मेथड यूज करो गाइस, ठीक है, तो आप इस वाले को तो एलिमिनेट कर दोगे, क्योंकि आप देख रहे हो कि ये जो नंबर है ये आपका सबसे छोटा है। ठीक है, इसको तो आप वैसे ही एलिमिनेट कर दोगे। अब बचते हैं आपके ये 3 ऑप्शन। राइट, अब देखिए इनको कंपेयर कैसे करना है, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। हाउ वी कैन कंपेयर दिस नंबर। राइट, तो हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर ये हमें 10 की पावर 11 दे रखा है ना, और हमें ये 11 की पावर 10 दे रखा है। अगर हमें पता नहीं है कि इनमें कौन सा बड़ा है। राइट, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इन दोनों नंबर को बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। ये जो दोनों नंबर है अगर हम इनको कंपेयर करें, अगर हम इनको, ठीक है, 10 की पावर 11 को भी अगर हम 10 की पावर 10 से डिवाइड कर दें, और यहाँ पर अगर हम 11 की पावर 10 को भी, इसको भी अगर हम 10 की पावर 10 से डिवाइड कर दें। राइट, तो इसको अगर आप 10 की पावर 11 को अगर आप 10 से डिवाइड करोगे तो देखिए यहाँ पर आपका क्या बचेगा गाइज, ये, ठीक है, ये 10 पावर 10 कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पर आपका सिर्फ 10 बचेगा। राइट, और यहाँ पर देखिए क्या आएगा, अगर 10 की पावर 10 से 11 की पावर 10 को हम 10 की पावर 10 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा आपका 1.1 की पावर 10। तो आप देखेंगे कि ये जो 10 है ये 1 पावर 1 की पावर, ठीक है, 1.1 की पावर 10 से बहुत ज्यादा बड़ा है। ये जो 10 होगा ये आपसे बड़ा हो जाएगा। राइट, तो इसका मतलब 10 की पावर 11 जो है वो 11 की पावर 10 से बड़ा है। तो हमने ये तो कंपेयर कर लिया कि जो 10 की पावर 11 है, ठीक है, वो आपका 11 की पावर 10 से तो बड़ा है। अब इसी को हम क्या करेंगे, इससे कंपेयर कर लेते हैं 10 की पावर 11 को। ये तो हमने कंपेयर कर लिया, तो इसका राइट आंसर जो है वो भी गाइस क्या है, यही वाला इसका आंसर है। राइट, हमने एक तो इसको कंपेयर कर लिया कि 10 की पावर 11 जो है वो आपका बड़ा है किससे, 11 की पावर 10 से। राइट, दूसरा जो हमें कंपेरिजन करना है अब, ठीक है, वो हमें ये करना है कि 10 की पावर 11 को हमें 12 की पावर 9 से कंपेयर करना है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, दोनों को 10 की पावर 11 और 12 की पावर 9 को, राइट, 10 की पावर 11 और ये जो 12 की पावर 9 है, इन दोनों को हम डिवाइड कर देते हैं 10 की पावर 9 से। इसको भी 10 की पावर 9 से और इसको भी 10 की पावर 9 से डिवाइड करिए। राइट, तो यहाँ पे देखिए 10 की पावर 9 से जब आप इसको डिवाइड करोगे तो यहाँ पर आपका क्या आएगा, ये पावर 9 और ये 2 कैंसिल, ये मतलब 10 की पावर 2 बचेगा, मतलब ये 100 आ जाएगा। और यहाँ पर आपका कितना आएगा, ये आएगा आपका 1.2 की पावर 9। तो अब देखिए 100 ऑब्वियसली आपका 1.2 की पावर 9 से आपका बड़ा, क्योंकि ये 1.2 की पावर 9 है। राइट, मैक्सिमम कितना देगा, ज्यादा में ज्यादा ये 1 पॉइंट समथिंग ही देगा जो भी
आंसर आएगा, राइट। लेकिन ये जो वैल्यू है आपकी 100 ये बहुत ज्यादा बड़ी है, इसकी 1.2 की पावर 9 से, राइट। तो इसलिए आपका जो आपका 10 की पावर 11 है वो आपका 10, ठीक है, 11 की पावर 10 से भी बड़ा है और 12 की पावर 9 से भी बड़ा है। तो ओवरऑल आपका क्या होगा, 10 की पावर 11 जो है वो इन सब में सबसे बड़ा हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ता हूँ गाइस, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। देखिए क्वेश्चन ये दिया है, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जा रहा है, कभी आपको थर्ड प्रोपोर्शन पूछ रहा है, कभी आपसे फोर्थ प्रोपोर्शन पूछ रहा है, मतलब हर एग्जाम में ये क्वेश्चन आ रहा है, हर शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछ रहा है। सो व्हाट इज द फोर्थ प्रोपोर्शन ऑफ 72, 168 एंड 150? बोला है 72, 168 और 150 का चौथा अनुपातिक क्या होगा। पिछला वाला समझ में नहीं आया कृष्ण कुमार मीना, कोई बात नहीं, बाद में रिकॉर्डिंग देखना है इसकी, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन समझिए, ठीक है। यहां पर इतना रिपीटेशन का टाइम नहीं है, यानी अकेडमी पे तो हम कर लेते हैं रिपीट, ठीक है। चलिए बताइए गाइस, जो लोग वीडियो को लाइक नहीं किए लाइक कर दीजिएगा। बोल रहे था व्हाट इज द फोर्थ प्रोपोर्शन, ठीक है। यहां पर आपको बताना है कि इसका चौथा प्रोपोर्शन क्या होगा। आप इसकी रिकॉर्डिंग एक बार देख लेना, सिंपल सा था, उसमें कुछ करना नहीं था हमें, ठीक है। हमने क्या किया यहां पर, एक बार क्या किया 10 की पावर 11 को और हमने क्या किया 11 की पावर 10 को कंपेयर कर दिया, किससे डिवाइड कर दिया, 10 की पावर 10 से यहां भी कंपेयर किया और 10 की पावर 10 से यहां भी कंपेयर किया, राइट। तो यहां पर कितना आ गया, यहां पे कितना आ गया, ये 10 की पावर 10 से 10 कैंसिल हो गई, तो ऊपर क्या बचा, 10 की पावर 1 बचेगा। ये 10 थी ये 11 थी, तो क्या बचा 10 की पावर 1 बचा। अच्छा यहां पर देखिए क्या हुआ, हम इसको क्या लिखेंगे 11/10 की पावर 10 लिख सकते हो ना, ठीक है। जब इसको आप ये पॉइंट अगर ये 0 हटाओगे तो यहां पे 1.1 लग जाएगा, तो ये कितना आया, ये तो आपका 10 आ गया और यहां पे कितना आया 1.1 की पावर 10। तो ये देखो ये 10 है और ये 1.1 की पावर 10 है, तो ये आपका बहुत ज्यादा बड़ा है यहां से, ठीक है। ये वाला जो है ये बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा, तो आंसर क्या हो गया, मतलब 10 की पावर 11 आपका बड़ा हो गया, पिछले वाले क्वेश्चन का बता रहा हूं। तो एक बार तो हमने ऐसे कंपेयर किया, ठीक है, तो इससे हमें पता चल गया कि 10 की पावर 11 जो है वो 11 की पावर 10 से बहुत ज्यादा बड़ा है, राइट। फिर हमने क्या किया 10 की पावर 11 और 12 की पावर 9 को कंपेयर किया, इसमें भी हमने क्या किया 10 की पावर 9 से यहां भी डिवाइड किया, 10 की पावर 9 से यहां भी डिवाइड किया। यहां पे देखो क्या हुआ, ये पावर 9 थी ये 11 थी, तो यहां पे क्या बचा 10 की पावर 2। अच्छा यहां पे क्या हुआ 12/10 की पावर 9 कर लिया ना, क्योंकि पावर सेम थी, ये कर लिया। अब ये 0 काटोगे ये 1.2 आ जाएगा, तो यहां पर 10 की पावर 2 है और ये 1.2 की पावर 9 है, तो देखो ये कितना हो गया 100 हो गया और ये आपका कितना है 1.2 की पावर 9, तो इसलिए ये बड़ा है, इसलिए ये वाला आपका बड़ा हो जाएगा। तो थोड़ा सा ध्यान दो भाई यहां पर, ठीक है, समझ में आएगा आपको। तो यहां पे क्या पूछा था आपसे गाइस, फोर्थ प्रोपोर्शन पूछा है, राइट। फोर्थ प्रोपोर्शन मैंने आपको बताया था क्या करते हैं, A/B इज इक्वल टू क्या होता है C/D होता है। ये आपका फोर्थ प्रोपोर्शन का केस है। अगर आपसे सिर्फ थर्ड प्रोपोर्शन पूछेगा तो वो दो चीजें देगा, जैसे कई क्वेश्चन आ चुके हैं। एक आपसे पूछा था 16 और 40 का थर्ड प्रोपोर्शन क्या है, तो थर्ड प्रोपोर्शन में सिर्फ आपको दो रेशियो देता है, तो मैंने उसमें बताया था कि थर्ड प्रोपोर्शन जो हमारा C होता है वो कितना होता है B² हो जाता है, राइट। तो यहां पर हमारा कितना आया था ये थर्ड प्रोपोर्शन, ठीक है। थर्ड प्रोपोर्शन अगर यहां पे पूछा जाएगा तो ये कितना आएगा, ठीक है। तो B की वैल्यू क्या है 40, तो ये कितना हो जाएगा 40 गुणा 40 और बटे कितना हो जाएगा 16, ठीक है। ये 16 से काट दो 4 से काट दो ठीक है, ये आपका 10 बार, ये आपका 4 बार जाएगा, 4 से काट दो ये 10 बार, ठीक है। कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। ये थर्ड प्रोपोर्शन था और ये क्वेश्चन कई बार पूछा है। आज हमसे थर्ड नहीं पूछा है, क्या पूछा है फोर्थ। थर्ड के केस में क्या करते हैं, थर्ड के केस में होता है A/B इज इक्वल टू B/C, राइट। तो ये क्या होता है B² इज इक्वल टू क्या हो जाता है AC हो जाता है, ठीक है। तो आपसे अगर थर्ड प्रोपोर्शन पूछेगा C बराबर, तो ये क्या आ जाएगा B²/A आ जाएगा, ये थर्ड था, राइट। लेकिन आज हमसे क्या पूछा गया, इस क्वेश्चन में क्या पूछा है इसमें पूछ रहा है फोर्थ प्रोपोर्शन क्या होगा, राइट। तो फोर्थ प्रोपोर्शन निकालने का क्या तरीका है, क्या करेंगे हम A/B इज इक्वल टू C/D, राइट। तो थर्ड पूछा है, फोर्थ पूछा है ना, तो फोर्थ को x मान लेंगे, राइट। तो ये देखिए कितना आएगा, ये आएगा आपका 72/168 इज इक्वल टू 150/x, राइट। तो हमें क्या चाहिए फोर्थ प्रोपोर्शन चाहिए, x की वैल्यू चाहिए, तो x बराबर कितना आएगा आपका 150 इंटू 168 डिवाइडेड बाई 72, ठीक है। किससे काट सकते हैं, देखिए 24 से कट जाएगा, आप वैसे तो 12 से भी काट सकते हो, ये 12 से भी कट रहा है, ठीक है, लेकिन आप 70, ठीक है 24 से काट दो, या 36 से भी काट सकते हो। 36 से 2 बार जाएगा, ये आपका कितनी बार चला जाएगा, ये आपका 4 बार चला जाएगा, ठीक है 5 बार सॉरी, ठीक है। 24 से ही काटो, 24 से काटोगे ये आपका 3 बार जाएगा और 24 से काटोगे ये आपका 7 बार जाएगा, राइट। अब आप 3 से काट दीजिए, 3 से काटोगे ये 5 और 0, राइट। कितना आ गया 50 गुणा 7 कितना आ जाएगा 350। तो ये था आपका फोर्थ प्रोपोर्शन बराबर 350। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हुआ होगा। कोई कंफ्यूजन हो तो पूछते जाइएगा गाइस। जो लोग वीडियो को लाइक नहीं किए प्लीज लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। 72, 168 और 150 का चौथा पूछा था, क्या बताया आपको A/B इज इक्वल टू क्या होता है आपका C/D हो जाता है। तो हमें सिंपली क्या करना था, सिर्फ वैल्यू पुट करनी थी,
ए की वैल्यू 72 रखी, बी की वैल्यू 168 रखी, ठीक है, और इज इक्वल टू कितना हो गया ये आपका, ठीक है, ये 150 और डिवाइडेड बाई आपका कितना आ गया, ये आपका x, ठीक है। तो x की वैल्यू निकालनी थी, ये कितना आया 168 इंटू 150 डिवाइडेड बाई आपका 72, राइट। 6 से भी काट सकते थे, 24 से काट दिया, 24 से काटा 3 बार गया, ये आपका 7 बार गया, ठीक है, 3 से काट दिया, ये आपका 50 आ गया, 50 गुणा 7 आपका कितना आ जाएगा 350 आ जाएगा, राइट। ये इस क्वेश्चन का आंसर था। आगे बढ़ते हैं गाइस, अगला क्वेश्चन बोल रहा है एक्सक्लूडिंग स्टॉपेज द स्पीड ऑफ अ बस is 72 km per hour and including stoppage it is 60 km per hour. For how many minutes does the bus stop per hour? क्वेश्चन ये दिया है, ठहराव को छोड़कर एक बस की गति 72 किलोमीटर प्रति घंटा है, और जब हम ठहराव को लेते हैं, मतलब जब स्टॉपेज को लेते हैं, तो इसकी जो गति है वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो आपको बताना है जो बस है वो प्रति घंटे कितनी देर रुकती है, राइट। इस क्वेश्चन को अगर मैं आपको ध्यान से थोड़ा समझाऊं, ठीक है, तो इसमें यह पूछा है कि एक बस है आपकी, ठीक है, जब वो नॉन स्टॉप चल रही है, राइट, ये बस जो है जब ये नॉन स्टॉप जाती है तो ये 60 मिनट में कितना कवर कर रही है, 60 मिनट में ये जाती है 72 किलोमीटर, राइट। फिर बोल रहा है अगर यही बस, ठीक है, अगर यही बस रुक रुक कर जाती है, ठीक है, ये बस गई, अगर ये किसी स्टॉप पे आगे जाके रुकेगी, राइट, यहां पे ये रुक गई थोड़ी देर, ठीक है, तब ये क्या हो रहा है, जब रुक रुक के चल रही है स्टॉपेज के साथ जा रही है, तो ये 60 मिनट में कितना जा रही है, 60 मिनट में सिर्फ 60 किलोमीटर ही जा रही है। तो आपको बताना है कि बस प्रति घंटे कितनी देर रुकती है, जल्दी से बताइएगा, इसका आंसर आएगा। जब नहीं रुकती है तो 1 घंटे में 72 किलोमीटर जा रही है, जब रुक रुक के जा रही है तो 1 घंटे में जा रही है 60 किलोमीटर। आपको बताना है प्रत्येक घंटे कितनी देर रुकती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया एग्जाम में, ठीक है, कई बार आ चुका है ये अब तक, इससे पहले भी बहुत बार पूछा है, रेलवे में भी पूछा है, एसएससी में भी पूछा है, ग्रुप डी में भी पूछा है, राइट, और अभी भी पूछा गया, इस बार भी पूछा गया ये क्वेश्चन। शमशेर खिलजी को लग रहा है 12 मिनट। और कोई आंसर गाइज, एनी अदर? हीरोक सिंह ऑल्सो सेइंग 12 मिनट। एनी अदर? रॉन्ग आंसर है, अभी तक सही नहीं आया किसी का भी, रॉन्ग आंसर। शमशेर आपका भी गलत है, हीरोक आपका भी गलत है। पीयूष भट्टाचार्य ने सही आंसर दिया है, राइट आंसर है 10 मिनट, ठीक है, 10 इज द करेक्ट आंसर। देखिए करना क्या होता है, आपको सिर्फ इतना देखना है कि डिस्टेंस कितनी कम हुई है, ठीक है। देखिए यहां पर जो ट्रैवलिंग टाइम है पूरा, ठीक है, यहां पर जो है वो 60 मिनट का पूरा ट्रैवलिंग टाइम है, ठीक है, जब बिना स्टॉपेज के जा रही है, ठीक है। महेंद्र आपका तो बिल्कुल ही गलत है। देखिए पहले आपकी कितनी जा रही है, वो 60 मिनट्स में कितना जाती है, 60 मिनट्स में जाती है आपकी 72 किलोमीटर, राइट। फिर आगे कितना जा रही है, 60 मिनट्स में कितना जा रही है वो, ठीक है, जब रुक रुक के जा रही है, ठीक है, ये बिना बिना रुक के जा रही है, ये यहां पर आपका ठहराव रुक के जा रही है, ठीक है, रुक के कितने जाती है 60 किलोमीटर जाती है। तो हमें ये देखना है, ठीक है, कि उसका जो ट्रैवलिंग टाइम है वो जब 60 मिनट ट्रैवलिंग टाइम था तो वो 72 किलोमीटर जा रही थी। दोनों डिस्टेंस का अंतर ले लीजिए, कितना कम हुआ, 12 किलोमीटर कम हुई है डिस्टेंस। डिस्टेंस कितनी कम हुई, 12 किलोमीटर डिस्टेंस कम हुई है, ठीक है। तो ये हमें ये देखना है कि ये 12 किलोमीटर चलने में ट्रेन इसको बस को कितना टाइम लग रहा है, मतलब जितनी देर में वो 12 किलोमीटर चलती उतनी देर के लिए वो रुकी होगी, राइट। देखिए जब बिना रुके चल रही थी तो 72 किलोमीटर जा रही थी, और जब रुक रुक कर चल रही है तो कितना जा रही है, 60 किलोमीटर जा रही है। इसका मतलब कितनी डिस्टेंस कम हुई है, 12 किलोमीटर डिस्टेंस कम हुई है। तो हमें ये निकालना है कि ये जो 12 किलोमीटर की डिस्टेंस है इसको चलने में इसको कितना समय लगता, उतनी ही देर के लिए वो रुकी है, बस ये निकालना था हमें, ठीक है। तो ये 12 किलोमीटर चलने के लिए उसको कितना समय लगता है, अगर उसकी स्पीड 72 किलोमीटर प्रति घंटा है, मतलब जो उसकी ट्रैवलिंग टाइम है जब वो रुक नहीं रही है तो 72 किलोमीटर प्रति घंटा जा रही है, तो उसी में देखना है कि 12 किलोमीटर जाने में कितना समय लगता। तो आपको सिंपली यहां पे क्या दिखाना था, ये लगाना था यहां पे, ठीक है, कि अगर जब वो बिना रुके जा रही है तो ठीक है 72 किलोमीटर जाने में कितना समय लेती है, 60 मिनट, राइट। तो अगर 1 किलोमीटर जाएगी तो कितना समय लगेगा, 60/72 मिनट। हमें कितना निकालना था, 12 मिनट का निकालना था कि 12 मिनट में उसको कितना समय लगेगा, मतलब 12 किलोमीटर जो डिस्टेंस उसकी कम हुई है उसका ट्रैवलिंग टाइम कितना है, तो 60/72 गुणा 12 आपको करना था। तो यहां से आपको प्रॉपर टाइम मिलेगा, राइट। 12 से काटोगे 1 बार जाएगा, ये 6 बार जाएगा, 6 से काटोगे 10 बार, ठीक है। तो 12 किलोमीटर ट्रेन कितनी देर में चल सकती थी, 10 मिनट में चल सकती थी। इसका मतलब ये 10 मिनट का ही जो टाइम था वो उसका वेस्ट हुआ है, इसीलिए वो 12 किलोमीटर कम चली। तो राइट आंसर क्या था, 10 मिनट। आई होप आपको समझ में आया होगा। क्लियर हुआ, नहीं हुआ? अच्छा इसी क्वेश्चन में अगर मैं एक और दे दूं, ठीक है, अगर इसमें देखिए यहां पर अगर ये क्वेश्चन पूछा गया है कि अगर बिना स्टॉप के जा रही है तो वो 60 किलोमीटर जा रही है और स्टॉप के साथ जा रही है 48 किलोमीटर, ठीक है, बिना स्टॉप के 60 किलोमीटर और स्टॉप ले रही है तो कितना जा रही है, 48 किलोमीटर। तो अब कितनी देर रुकी होगी, तो अब आपका आंसर 12 आना था, ठीक है, क्योंकि 60 किलोमीटर जाने में उसको 60 मिनट लग रहे थे। तो अब यहां पर डिस्टेंस कितनी हुई, 12 किलोमीटर कम हुई है, ठीक है। तो 60 किलोमीटर प्रति घंटे की अगर स्पीड है तो 1 मिनट में कितना जाएगी, 1 किलोमीटर। तो यहां पर 12
किलोमीटर डिस्टेंस कम होगी। ये क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में, ये भी पूछा था, ठीक है। 60 किलोमीटर बिना रुके जा रही है और रुक रुक के 48 किलोमीटर जा रही है, राइट। 60 किलोमीटर 48, तो कितनी देर के लिए रुकी होगी? तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होना था वो 12 आना था, ठीक है। क्योंकि अब यहाँ पे 12 किलोमीटर जिसने कम डिस्टेंस कवर की, देखो जब बिना रुके जा रही थी तो 60 मिनट में 60 किलोमीटर जा रही थी, जब रुक रुक के जा रही है तो 60 मिनट में कितना जा रही है? 48 किलोमीटर। तो इसका मतलब 12 मिनट उसके वेस्ट हुए हैं, ठीक है। 12 किलोमीटर उसका वेस्ट हुआ। तो हमें ये निकालना था कि 12 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा, क्योंकि यहां पर स्पीड कितनी थी? 60 की थी, तो यहां पर कितना समय लगेगा? 12 मिनट। लेकिन यहां पर जो स्पीड थी इस क्वेश्चन में जो दी थी, यहां पे आपको स्पीड कितनी दी है? 72 की स्पीड दी है, ठीक है। तो 72 किलोमीटर जा रही है वो 60 मिनट में। तो हमें यह देखना था कि जो डिस्टेंस कम हुई है उसकी 12 किलोमीटर, उसको जाने में कितना समय लगेगा। तो आंसर क्या था आपका? 10 मिनट थे। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा जिन लोगों ने गलत आंसर दिया था। आगे बढ़ेगा, इस क्लियर हो गया? कोई कंफ्यूजन? एवरीथिंग इज क्लियर? हाँ जी, जल्दी बताइए, आगे बढ़ जाएं। तो राइट आंसर क्या था आपका? 10 मिनट। तो सिंपली हमें क्या देखना था कि डिस्टेंस कितनी कम हुई है। पहले 72 जा रही थी, जब रुक रुक के जा रही है तो 60 जा रही है, इसका मतलब 12 किलोमीटर कम हुआ। तो अगर वो बिना रुके चल रही थी तो ये 12 किलोमीटर जाने में उसको कितना समय लग रहा था, ठीक है। तो वो समय कितना था आपका? 10 मिनट था, ठीक है। मैंने एक क्वेश्चन और भी करा दिया आपको इसी टाइप का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं गाइस, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। तो राइट आंसर था 10 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला, अ बैट्समैन मेक अ स्कोर ऑफ 81 रन इन हिज 16th इनिंग एंड दस इंक्रीज हिज एवरेज रन्स, ठीक है, रन्स पर मैच बाई 3 रन। व्हाट इज हिज एवरेज आफ्टर हिज 16th इनिंग। बोला एक बल्लेबाज 16वें मैच में 81 रन बनाता है और इस तरह प्रति मैच अपना जो औसत है वो 3 रन बढ़ा लेता है। 16वें मैच के बाद उसका औसत क्या है? मैं एक चीज यहां पर आपको बताऊंगा, देखिए गाइस, दो चीजें होती हैं, एक होता है आपका बल्लेबाजी औसत, ठीक है, बैटिंग एवरेज, ठीक है, एक होता है आपका बैटिंग एवरेज और एक होता है आपका बॉलिंग एवरेज, राइट। तो दोनों में डिफरेंस है, बॉलिंग एवरेज और बैटिंग एवरेज। अगर बैटिंग एवरेज में सुधार करेगा तो बैटिंग एवरेज तो बढ़ेगा। अगर बैटिंग एवरेज में सुधार हुआ है, ठीक है, बैटिंग एवरेज में अगर सुधार हुआ तो बैटिंग एवरेज आपका बढ़ता है, वैसे सुधार देता है वो, ठीक है। बैटिंग एवरेज तो इंक्रीज भी दे सकता है, लेकिन कभी कभी बॉलिंग एवरेज में क्या करता है वो, बॉलिंग क्या होता है, बॉलिंग एवरेज उसका सुधार हुआ, क्योंकि बॉलिंग एवरेज जो होती है वो जितना कम होगा आपका एवरेज, ठीक है, जितना कम होगा उतना आपका बॉलिंग अच्छा होता है, ठीक है। क्योंकि बॉलिंग में आपका जो एवरेज निकालते हैं वो हम निकालते हैं, ठीक है, एक विकेट के लिए उसने कितने रन खर्च किए। जैसे मान लीजिए बॉलिंग एवरेज अगर 15 है, ठीक है, तो 15 का मतलब कितना हुआ? 15 रन पर विकेट, राइट। अगर बॉलिंग एवरेज 25 का है तो 25 का मतलब क्या है? 25 रन पर विकेट, ठीक है। तो इसमें अच्छा कौन सा है? ठीक है, 25 रन पर विकेट अच्छा है या 15 रन पर विकेट अच्छा है? ठीक है, 25 रन पर विकेट अच्छा होगा कि 15 रन? तो 25 जो 15 वाला है वो अच्छा है, क्योंकि इस यहां पे कम रन दिए हैं, तो जितने कम रन देके ज्यादा विकेट लेगा उतना अच्छा होता है। तो बॉलिंग एवरेज में अगर सुधार करेगा, जैसे मान लो एक क्वेश्चन आया था आपका, ठीक है, एक बल्लेबाज का जो बॉलिंग एवरेज था वो 12.4 था और उसने 0.4 का सुधार किया, ठीक है। तो जब सुधार करता है, ठीक है, जब सुधार करेगा तो ये आपका 12.4 की जगह 12.8 नहीं होगा। सुधार करने का मतलब क्या है कि उसने कम रन दिए, ठीक है। तो सुधार अगर करेगा तो कितना आएगा आपका? 12.0 हो जाएगा। इस चीज का याद रखना। जैसे उसने दिया है कि अगर बॉलिंग एवरेज मान लीजिए 13 का है, 13 रन प्रति विकेट है, ठीक है, 13 रन प्रति विकेट एवरेज है और उसने 1 रन प्रति विकेट सुधार किया, तो कितना हो जाएगा? 12 रन प्रति विकेट हो जाएगा, राइट। और अगर इसमें बोलता है कि उसका और ज्यादा खराब हो गया तो कितना हो जाएगा? 14। तो जितना कम होता है बॉलिंग एवरेज में उतना अच्छा होता है और बैटिंग एवरेज में जितना ज्यादा है। चलिए क्वेश्चन पे वापस आते हैं। तो क्वेश्चन ये दिया है, एक बल्लेबाज ने अपनी 16वीं पारी में कितने रन बनाए? 81 रन बनाए, तो उसका जो एवरेज है वो 3 रन से बढ़ जाता है। तो आपको बताना है 16वीं पारी के बाद उसका एवरेज क्या है। देखो मैंने आपको ये बताया था गाइस, ठीक है, जो भी आपका एवरेज होता है ना, एवरेज के अंदर होता है आपका बराबर बराबर बांटना, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। तो देखिए पहले जो भी उसने रन बनाए होंगे 15 पारी में, ठीक है, ये तो 16वीं पारी थी, 15 पारी की जितने भी रन होंगे हमने क्या किया होगा? सारे रन को जोड़ा होगा और हमने 15 से उसको डिवाइड किया होगा। तो ठीक है, सारी इनिंग को क्या मिला होगा? एक्स रन मिले होंगे, मतलब सबको बराबर। तो एवरेज का मतलब क्या होता है आपका? बराबर बराबर होता है। इस क्वेश्चन को देखिए हम इस तरीके से कुछ ऐसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे ये मान लीजिए यहां पर हमारे, ठीक है, इसने 15 इनिंग खेली होंगी ना, ये तो 16वीं पारी थी, हमने ये मान लिया कि यहां पर 15 दोस्त थे, ठीक है, कितने दोस्त थे? 15 दोस्त थे। इन सब ने अपने अपने जितने भी इनके पास पैसे थे इन सब ने इकट्ठे किए और उन सबको 15 में बांट लिया। तो हर किसी बंदे को कितने मिल रहे हैं? आपके एक्स रुपए मिल रहे थे, राइट। हमने ये मान लिया यहाँ पर 15 लोग थे, जो 15 इनिंग थी ना उनको 15 लोग मान लिया कि 15 दोस्त हैं और उन सबके पास जितने जितने पैसे थे उन्होंने इकट्ठे किए और सबने आपस में बांटे, तो सबको एक्स मिले, ठीक है। अब 16वां दोस्त और आ जाता है यहाँ पे, जो इसकी 16वीं इनिंग है, ठीक है। जो 16वां दोस्त आता है वो अपने साथ 81 रुपए लेके आ रहा है, ठीक है। 16वां दोस्त जो है वो अपने साथ 81 रुपए लेके आ रहा है। अब ये 16वां दोस्त इनसे कह रहा है कि हमें भी अपने ग्रुप में शामिल करो, राइट। तो इन्होंने 15 दोस्त ने ये बताया कि हमारे ग्रुप की एक कंडीशन है कि जितने भी लोग इसमें होते हैं उन सबके पास बराबर बराबर होना चाहिए, क्योंकि एवरेज का मतलब ये होता है बराबर बराबर बांटना,
राइट। तो इन्होंने ये कंडीशन रख दी कि अगर तुम हमारे ग्रुप में शामिल होगे तो तुम्हारे पास और हम सबके पास बराबर होना चाहिए। तो इन्होंने पूछा वो बराबर कैसे होगा, तो इन 15 ने ये कहा तुम ऐसा करो 81 है ना तुम्हारे पास 81 रुपए, हम सबको 3-3 रुपए दे दो, क्योंकि 3 रन से ही तो बढ़ा था। ठीक है, उनने बोला हम सबको 3-3 रुपए दे दो तो हम सबके पास बराबर हो जाएगा। तो इसने क्या किया, ये 81 सोलमैन है, इसके पास 81 रुपए थे, इनने 81 में से इन 15 को 3-3 दे दिए। ठीक है, तो इसने इन 15 को कितने दिए होंगे, 15 तिया 45, तो इसने 45 रुपए अपने पास से इनको दे दिया। उन्होंने क्या बोला था कि 3-3 रुपए तुम हम सबको दे दो तो हम सबके पास बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो 15 तिया 45, जब इसने 81 में से 45 दिए तो सबके पास बराबर हो गए। ठीक है, तो इसके पास कितने बचे, क्योंकि जो इसके पास बचे होंगे वो इन सब के पास होंगे। ठीक है, तो 81 में से जब हमने कितना 45 घटाया तो हमारा कितना आ गया, ये 36 आ गया। राइट, तो इसके पास भी अभी कितने बचे, 36, इसका मतलब ओवरऑल एवरेज भी कितना हो गया, 36। उन्हें पूछा था 60 मैच के बाद एवरेज क्या है, तो ये तो 36 आ गया। अगर उन्हें पूछा होता कि पहली 15 इनिंग तक उसका एवरेज कितना था तो वो कितना आ जाएगा, 33 आ जाएगा। तो दिस इज द बेस्ट मेथड टू डील दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। बाकी आप इसको एक्स मान के भी कर सकते थे बट लेंथी हो जाता। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा क्या करना था। ठीक है, जो उसके 81 रन थे उस 81 में से हमने क्या किया कि जो 15 पहले की इनिंग थी उनका एवरेज बढ़ाने में कितने रन खर्च हो रहे हैं, तो हमने क्या किया यहाँ पे, ठीक है 3 गुणा, हर इनिंग का 3 रन से बढ़ रहा है तो 3 गुणा 15 कर दिया, ये कितना आ गया आपका 45 आ गया। तो 81 में से क्या किया, 45 आप घटा दीजिए, कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। दिस इज द बेस्ट मेथड टू डील दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जरूर जाता है। कोई कंफ्यूजन गाइस किसी को, आगे बढ़े। जो लोग वीडियो को लाइक नहीं किए लाइक करिए, और जिन्होंने गलती से डिसलाइक कर दिया वो भी लाइक कर दीजिए प्लीज। ठीक है, आगे बढ़े, अगले क्वेश्चन पे आ जाएं। कोई कंफ्यूजन गाइस, एनीबॉडी हैविंग एनी कंफ्यूजन, क्लियर हो गया सबको। चलिए आगे बढ़ते हैं गाइस, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये आ रहा है। तो राइट आंसर था 36। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन बोला है, अ वेंडर बॉयज 12 बनानास फॉर ₹60 एंड सेल 5 बनानास फॉर ₹32, व्हाट विल बी हिज गेन %। एक वेंडर है, ठीक है, एक विक्रेता है जिसने 60 रुपए में 12 केले खरीदे हैं और 32 रुपए में 5 केले बेच देता है। ठीक है, तो आप उसको बताना है उसका लाभ प्रतिशत क्या है। एक वेंडर ने 12 रुपए में 60 केले खरीदे और 5 रुपए में 32 केले बेच दिए, तो आपको बताना है कि उसका प्रॉफिट % कितना होगा। जल्दी से बनाइएगा, इसका आंसर आएगा। एक विक्रेता ने 60 रुपए में 12 केले खरीदे हैं और 32 रुपए में 5 केले बेच दिए हैं, तो आपको बताना है उसका प्रॉफिट % कितना होगा। बनाइए जल्दी से, 28%, 32%, 24% की 12%। बन गया, पीयूष का आ रहा है 28। एनी अदर आंसर। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन वैसे तो बहुत सारे तरीके होते हैं इसके, ठीक है, आप यहाँ पे निकाल भी सकते हो। ठीक है, कि 12 बनाना खरीदे उसने 60 रुपए में, तो अगर हम सीपी निकालेंगे एक का सीपी कितना आ जाएगा, बहुत सारे तरीके हैं। 12 बनाना 60 रुपए में खरीदे थे ना, तो एक का अगर निकालेंगे तो एक का कितना आ जाएगा, ठीक है, एक का आ जाएगा आपका 5 रुपए। ठीक है, सीपी आ गया 5। ठीक है, अगर हम यहाँ से एसपी निकालेंगे, ठीक है, तो एसपी कितना आएगा, सीपी तो 5 आ गया, एसपी अगर निकालें तो 32 रुपए में 5 बेचे हैं ना। ठीक है, अगर इसको 5 से डिवाइड करें तो 6.8 आ जाएगा ये, राइट। अगर हम 32 को डिवाइड करें 5 से, ठीक है, 5 छक्का 30, और ये कितना आ जाएगा आपका 6.4 आ जाएगा। तो 5 रुपए में खरीदा था और 6.4 में बेच दिया। ठीक है, यहाँ तो वैल्यू बहुत आसान थी, 5 रुपए में खरीदे और 6 रुपए 50 पैसे में 6 रुपए 40 पैसे में बेच दिया, तो प्रॉफिट % कितना आया, ये कितना आया आपका 1.4 इंटू 100 और डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा आपका, सीपी कितना था आपका 5 था। ठीक है, पॉइंट कैंसिल करोगे, ये 0 कैंसिल, 5 से काटोगे 2, कितना आ गया आपका 28%। एक तरीका तो ये था, क्योंकि वैल्यू बहुत आसान दी थी, आराम से कट गई। ठीक है, 60 से हमने 60 को डिवाइड किया 12 से, तो हमारा सीपी भी आ गया। देखिए सीपी कैसे निकाला, मैं दूसरा तरीका ही बताऊंगा इसका। ठीक है, अगर हम सीपी निकालेंगे तो 60 रुपए में कितने खरीदे थे, 12, तो एक की कॉस्ट कितनी आ गई, 5 रुपए, राइट। अगर हम एसपी निकालेंगे तो कितने बेचे हैं, ठीक है, 32 रुपए में बेचे हैं, कितने, 5, तो ठीक है, तो ये आपका सीपी कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 6.4। ठीक है, तो प्रॉफिट कितना आ गया, यहाँ से 1.4 का प्रॉफिट आ गया, तो 1.4 इंटू 100 डिवाइडेड बाई सीपी, सीपी कितना था आपका 5, पॉइंट से ये कैंसिल किया, 5 से काटा 2 बार गया, कितना आ गया 28 आ गया। एक तरीका तो ये था, लेकिन यहाँ पे वैल्यू आसान थी, क्योंकि 60 भी आसानी से डिवाइड हो गया किससे, आपका 12 से, और जो 32 था वो भी 5 से आपका आसानी से डिवाइड हो गया, तो आसानी से हमने निकाल लिया। लेकिन कभी कभी बहुत ही टिपिकल वैल्यू देता है जहां पे आपका कटता नहीं है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 63 दिया होता, 63 खरीदे 12 में, ठीक है, यहाँ पे 33 बेच दिए, ठीक है, 33 बेच दिए 7 में, ठीक है, 7 रुपए में, या फिर 33 रुपए में बेच दिए 7, तो यहाँ पे थोड़ी कैलकुलेशन आपकी टिपिकल हो जाती है, राइट।
राइट। तो इसका मैं एक आपको बेस्ट मेथड बता रहा हूं, वैसे तो हम यहाँ पे सेम भी कर सकते हैं, ठीक है। हम क्या करते हैं, जो भी हमारा क्वांटिटी होती है उनका एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे 12 था और यहाँ पे 5 था, तो दोनों को 12 पंजे, ठीक है, इनका एलसीएम ले लेंगे, 30 ले लेंगे दोनों जगह, ठीक है। दोनों जगह 30 ले लीजिए, यहाँ भी 30 कर दिए, यहाँ भी 30, ठीक है। तो ये भी एक लेंथी मेथड होता है, हम नंबर सेम कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे 12 था और यहाँ पे 5 था, तो 12 5 का एलसीएम क्या हो जाएगा 30। तो यहाँ पर भी आप 30 बना दो, तो 30 कितने में खरीदे होंगे, यहाँ पे आप 30 बेच दो, 30 कितने में बेचे, राइट। 30 कितने में खरीदे, तो यहां पर अगर आप 30 खरीद, क्योंकि 12 और 5 का जो एलसीएम आएगा वो 30 आएगा, तो यहां पर 30 करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 2.5 से गुणा करना पड़ेगा, राइट। इसको 2.5 से गुणा करेंगे तो 30 हो जाएगा, ठीक है। और यहां पे हम 6 से गुणा करेंगे तब आपका कितना हो जाएगा 30। तो ये भी एक लेंथी मेथड है। तो इसका जो बेस्ट मेथड है वो मैं ये बता रहा हूं, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए, एक रेशियो है गाइस, तो बहुत ही आसानी से आपको आंसर मिलेगा अगर ये रेशियो आपको याद रहेगा। और रेशियो ये होता है गाइस, ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा आप, ठीक है। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा, वैसे तो मैंने दो तरीके आपको बता दिए, सेम करके भी कर सकते हैं, बट यहां पर अगर आप सेम करोगे तो काफी बड़ी कैलकुलेशन हो जाएगी, राइट। तो हम क्या करते हैं, रेशियो ये होता है गाइस R1Q1, ठीक है, R1Q1, एंड ये आपका हो जाता है। इस रेशियो को याद रखिएगा, बहुत ही बेस्ट मेथड है ये इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने का, कि इतने रुपए में इतने खरीदा और इतने रुपए में इतने बेचा, तो R1Q1 और ये R2Q2, राइट। ये आपका क्या है, रुपीस क्वांटिटी, कितने में खरीदा था, ठीक है, 60 रुपए में खरीदा, कितना खरीदा था 12, राइट। यहां पे कितने में बेचा है, 32 रुपए में बेचा, कितना बेचा है 32 रुपए में बेचा 5, राइट। तो यहां पर देखिए क्या होता है, इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो एसपी मिल जाता है, राइट, दोनों मिडिल को। तो एसपी कितना आएगा, 12 दूनी 24 का 4 और 12 तीन 36 और 2 38, ठीक है, 384 रुपए एसपी आ गया। और अगर आप सीपी निकालोगे तो ये सीपी आ जाएगा 12 पंजे 60, ठीक है, 60 आपका, ठीक है, 300 रुपए आपका क्या आ गया, सीपी आ गया, राइट। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हो, तो कितना आएगा आपका प्रॉफिट 84 आ जाएगा, तो 84 इंटू 100 और डिवाइडेड बाई सीपी कितना है 300, ठीक है। इसको सॉल्व कर लीजिए, 0 0 कैंसिल, ये 3 से काटोगे कितना आ जाएगा 28% आ जाएगा। तो ये भी एक बेस्ट मेथड है गाइस, इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आएगा इस तरीके से भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। रेशियो क्या बताया मैंने, रेशियो फिर से नोट कर लीजिए, ठीक है, बहुत ही आसान मेथड है। कभी अभी टिपिकल वैल्यू देगा तो ये मेथड लगा दीजिए, बहुत जल्दी आंसर आएगा। क्या लिखा हमने, ठीक है, R1Q1, ठीक है, और रेशियो प्रोपोर्शनल टू R2Q2, राइट। R1 क्या है, रुपीस क्वांटिटी, कितने में खरीदा, कितना खरीदा, कितने में बेचा, कितना बेचा, ठीक है। कितने में खरीदा था उसने, 60 रुपए में खरीदा था, कितना खरीदा था 12, कितने में बेचा है 32 रुपए में, कितना बेचा है 5, राइट। तो दोनों मिडिल वालों को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलता है, एसपी मिल जाता है, और दोनों कॉर्नर वालों से क्या मिलता है, सीपी। तो हमने यहाँ पे जब एसपी निकाला तो एसपी कितना आ गया हमारा, ठीक है, 12 दूनी 24 का 4, 12 तीन 36 और, ठीक है, 38, कितना आ गया 384, सीपी इन दोनों को 12 पंजे 60, ठीक है, 300, सीपी कितना आ गया आपका 300 रुपए आ गया, राइट। प्रॉफिट कितना है आपका 84 रुपए, राइट, 84 तो गुणा 100 डिवाइडेड बाई 300, राइट। सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, यहां से भी आपका 28% आ जाएगा। तो दिस इज द बेस्ट मेथड, इस टाइप के क्वेश्चन को उड़ाने का ये बेस्ट मेथड है गाइस, ठीक है। तो यहां तो हमारी वैल्यू आसान दी थी तो हमने आसानी के साथ कर लिया, ठीक है, लेकिन ये दिस इज द बेस्ट मेथड, इसको बस याद रखिएगा। रेशियो आपको याद रखना, और रेशियो भी बहुत ज्यादा आसान है, इतना कोई टिपिकल नहीं है। R1, ठीक है, R1Q1, पहले आप क्या करोगे, पैसे दोगे चीज लोगे, ठीक है, पैसे दिए आपने चीज ले ली, उसके बाद R2, ठीक है, आपने पैसे लिए किसी को बेचनी है, उससे पैसे लिए और उसको चीज दे दी, ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई तो एसपी, इन दोनों को मल्टीप्लाई तो सीपी। इस मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करिए, बहुत ही आसानी के साथ आंसर आएगा, राइट। आगे बढ़ते हैं गाइस, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। भैया आज क्या हुआ, डिसलाइक बहुत कर रहे हो, आज तो इतनी अच्छी सेशन चल रही है फिर भी डिसलाइक कर रहे हो। तो जिन लोगों ने लाइक नहीं किया लाइक कर दीजिए, जिन्होंने गलती से डिसलाइक किया प्लीज लाइक कर दीजिए। और डिसलाइक अगर कर रहे हो तो रीजन तो देके जाओ, भैया क्या गलत लग रहा है आपको जो डिसलाइक करके जा रहे हो। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। आज जैसे सेशन तो कभी होगी भी नहीं, इतने अच्छे क्वेश्चन आपको कराए जा रहे हैं फिर भी डिसलाइक मार रहे हो यार। चलो कोई इशू नहीं है। अगला क्वेश्चन बहुत ही आसान सा क्वेश्चन दिया है, बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ 0.23 बार प्लस 0.22 बार। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन पहले भी आए हैं और ये क्वेश्चन आपका परसों के एग्जाम में शायद 22 या 23 को पूछा गया है। चलिए बताइए क्या आंसर आएगा जल्दी स्पीड से। 0.23 बार प्लस 0.22 बार, स्पीड अप गाइस। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, उसमें जिस जिस टाइप के क्वेश्चन आएंगे अभी मैं सारे बता रहा हूं आपको, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये समझिए कि ये बार लगता कब है, ठीक है। बार लगने का मतलब क्या होता है, जैसे गाइस देखिए अगर हम 10 को डिवाइड करते हैं 3 से, ठीक है, 10 को अगर हम 3 से डिवाइड कर रहे हैं तो आपको पता है कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा, ठीक है। 3 तिया 9, कितना बचेगा 1 बचेगा, ठीक है। पॉइंट लगाएंगे 0 बढ़ाएंगे, फिर 3 तिया कितना आ जाएगा 9, फिर कितना बचेगा 1, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे एक 0 बढ़ा देंगे, ठीक है। एक बार पॉइंट लगाने के बाद आप कितने ही 0 बढ़ा सकते हो, राइट। तो फिर ये 3 तिया 9, फिर 3 लिखोगे, फिर कितना बचेगा 1, फिर 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 तिया 9, ये आपका इन्फिनिटी तक जिंदगी भर ऐसी चलता रहेगा, ठीक है। तो ये रिपीटेशन को खत्म करने के लिए हम क्या करते हैं, बार लगा देते हैं। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 3.3 बार। तो ये जो बार वाला होता है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल कहलाते हैं। हाय एमडी,
इनको हम क्या बोलते हैं, ये हमारे कहलाते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल, ठीक है। इनको बोलते हैं हम अशांत दशमलव, ठीक है। क्या बोलते हैं इनको, अशांत दशमलव बोलते हैं, आवर्ती अशांत दशमलव, ठीक है। क्या बोलेंगे इनको, आवर्ती अशांत दशमलव, राइट। तो इसको सॉल्व करने का एक तरीका होता है, पहले तो ये लगाते क्यों, जैसे यहाँ पे क्या हुआ होगा, जब भी हमने इसको कुछ डिवाइड किया होगा ना, तो क्या हुआ होगा, जैसे ये आएगा कितना, ये आएगा आपका 23/99 आ जाएगा ये, राइट। तो जब हमने 23 को 99 से डिवाइड किया होगा, राइट, 23 को जब हमने 99 से डिवाइड किया होगा तो कितना होगा, पॉइंट, ठीक है, 23 यही सारा आता गया होगा, ठीक है। तो ये 23 को हम ये रिपीटेशन को खत्म करने के लिए हम क्या कर देते हैं, बार लगा देते हैं। अब इसको हटाने का तरीका समझिए, ठीक है। पहले लगाने का तरीका तो मैंने बता दिया, बाकी सुबह में 9 बजे, ठीक है, 9 AM पे मेरी क्लास चल रही है, मैथमेटिक्स की बेसिक क्लास हम कर रहे हैं, ठीक है, 9 AM पे अनअकैडमी प्लस में, राइट। तो सुबह 9 बजे हमारी क्लास चल रही है, कल हम इसको यही टॉपिक करने वाले हैं। तो अगर आप अनअकैडमी प्लस में ऑलरेडी हो तो कल सुबह 9 बजे मुझे जरूर ज्वाइन करना, राइट, या फिर किसी दिन स्पेशल क्लास में मैं ये आपको सारा करा दूंगा इसके पीछे का लॉजिक, राइट। तो राइट आंसर इसका ये है, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। मैं इसके पीछे का लॉजिक बता रहा हूं, देखिए इसमें करते कैसे हैं सॉल्व। आप क्या करोगे, कोई भी नंबर जो भी आपका, ठीक है, बार के साथ दे रखा है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, नंबर को विदाउट डेसिमल विदाउट बार उतार लोगे, राइट। तो यहां पे 23 था तो हम क्या करेंगे, यहां पे 23 को उतार लेंगे, राइट। हमने ये 23 उतार लिया, राइट। फिर हम ये देखते हैं अगर कोई भी ऐसा डिजिट होता है जिसके ऊपर बार नहीं लगा है, ठीक है, कोई भी ऐसा डिजिट जिसके ऊपर बार नहीं है, तो उसको क्या करते हैं, हम यहां से माइनस कर देते हैं। लेकिन आप यहां पे देख रहे हो ऐसा कोई डिजिट है नहीं जिसके ऊपर बार ना हो, तो यहां पे माइनस करने के लिए कुछ नहीं है, तो इसको 23 ही रखेंगे। फिर हम ये देखते हैं कि कितने डिजिट के ऊपर बार लगा हुआ है, ठीक है, कितने डिजिट के ऊपर बार है, तो यहाँ पे 2 डिजिट के ऊपर बार है, 2 डिजिट के ऊपर बार है, तो नीचे 2 बार हम 9 लिख देंगे, राइट। तो ये आ जाएगा आपका 23/99 प्लस, ये भी आपका बिल्कुल इसी टाइप का है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले 22 को उतार लेंगे, ठीक है, विदाउट डेसिमल विदाउट बार, ये 22 हमने उतार लिया। फिर हम देखेंगे, ठीक है, माइनस करने के लिए कुछ है नहीं, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये आपका, ठीक है, 2 डिजिट पे बार है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 2 बार 9 लिख देंगे, राइट। तो देखिए नीचे डिनोमिनेटर हमारा सेम है और ऊपर जो न्यूमरेटर है वो अलग अलग है, इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये कितना आ जाएगा आपका 45 आ जाएगा, और नीचे कितना आ जाएगा आपका 99, ठीक है। दोनों ही आपके किससे कट जाएंगे, 9 से कट जाएंगे, 9 से काटोगे 5 बार जाएगा, 9 से काटोगे 11 बार जाएगा, ठीक है। 5/11 आपका ये आंसर आ गया, राइट, ये इसका आंसर हो गया, राइट। अच्छा, इसी टाइप के अगर कुछ क्वेश्चन और दिए हो जैसे, ठीक है, जैसे ये तो बहुत ही आसान था, जैसे मान लो यहाँ पे ये दिया है 0.12 बार, राइट। देखिए क्या दिया, 0.12 बार, जो बार है वो आपका 1 के, ठीक है, 2 के ऊपर है, सिर्फ जो बार है वो 2 के ऊपर है, बाकी 1 के ऊपर नहीं है। तो अब यहां पे देखिए हमें क्या करना है, तरीका वही है, यहां भी वही करेंगे हम, ठीक है। क्या करेंगे, हम पहले 12 उतार लेंगे, लेकिन अब आप देख रहे हैं कि एक डिजिट के ऊपर बार नहीं है, तो ये क्या करेंगे, ये 1 जो है ये यहां से हम माइनस करेंगे, ठीक है। तो 12 में से हमने 1 माइनस किया, फिर आपका वही तरीका है, ठीक है, कितने डिजिट के ऊपर बार है, एक डिजिट के ऊपर बार है, एक बार नीचे 9 लगा देंगे, राइट। लेकिन एक चीज और देखनी है कि अगर पॉइंट के बाद कोई ऐसा डिजिट है जिसके ऊपर बार नहीं है, ठीक है, तो पॉइंट के बाद अगर कोई ऐसा डिजिट है जिसके ऊपर बार नहीं है, तो उसकी जगह क्या करते हैं, हम एक 0 लगा देते हैं। तो यहां पे देखिए 1 के ऊपर बार नहीं है, तो यहां पे हम क्या करेंगे, एक 0 लगा देंगे, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 11/90, ये इसका आंसर होगा, राइट। तो हमें देखना है पॉइंट के बाद अगर कोई ऐसा डिजिट है जिसके ऊपर बार नहीं है, तो जिसके ऊपर बार होता है उसकी जगह तो 9 लगाते हैं, और जिसके ऊपर बार नहीं होता है उसकी जगह क्या लगा देते हैं, 0 लगा देते हैं। लेकिन पहले बार वाला लगाना है 9, फिर 0 लेना है, ठीक है। एक क्वेश्चन और लेता हूं इसी टाइप का, जैसे मान लीजिए आपको दिया है 1.2 बार, राइट, 1.2 बार अगर आपको दिया, तो यहां पे हम क्या करेंगे, पहले 12 उतारेंगे, इस पे 1 पे बार नहीं है तो 1 यहां से माइनस करेंगे, राइट। तो ये आपका कितना आ जाएगा, 11। अब देखते हैं कितने डिजिट के ऊपर बार है, एक ही डिजिट के ऊपर बार है, तो हम यहां पे क्या करेंगे, सिर्फ 9 लगा देंगे, क्योंकि यहां पे 0 लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पॉइंट से पहले है आपका 1। हमें देखना है पॉइंट के बाद अगर कोई ऐसा डिजिट है जिसके ऊपर बार नहीं है, उसकी जगह 0 लगाते हैं, राइट। एक और एग्जांपल ले रहे हैं इसी का, ध्यान से देखिएगा गाइस, ठीक है। जैसे यहां पर आपको दे रखा है 1.23 बार, राइट। अब बार किसके ऊपर है, 3 के। अब देखिए तीनों चीजें हो गई यहां पर, राइट। अब हम यहां पे क्या करेंगे, सबसे पहले हम 1 2 3 उतारेंगे, ठीक है। जिन जिन पे बार नहीं है उसको माइनस करेंगे, कितना माइनस करेंगे, 12, तो यहां से 12 माइनस कर दीजिए, राइट। फिर देखेंगे कितने डिजिट के ऊपर बार है, एक डिजिट के ऊपर, 3 के ऊपर बार है, ठीक है। तो बार की जगह 9 लगाएंगे, और देखिए पॉइंट के बाद एक डिजिट ऐसा भी है जिसपे बार नहीं है, इसकी जगह क्या लगा देंगे, 0 लगा देंगे। तो ये कितना आएगा, ठीक है, 112, 123 में से 12 जाएगा, कितना बचेगा, ये 111 बचेगा, 111/90, 3 से काटोगे तो 37/30 आ जाएगा ये, राइट। तो ये तरीका होता है इस टाइप के क्वेश्चन को हैंडल करने का। आई होप ये क्वेश्चन आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। कोई कंफ्यूजन गाइस, तो इस टाइप के जब भी क्वेश्चन आएगा आपका बार वाले, आप आसानी के साथ उनको बना सकते हो, क्लियर। तो इसमें हमने क्या किया, 23 था, क्योंकि माइनस करने के लिए कुछ था नहीं, तो 23/99 लिख दिया, क्योंकि 2 डिजिट पे बार था तो नीचे 2 बार 9 लगा दिया, प्लस यहां पे क्या करना है, हमने 22 उतारा, 2 डिजिट पे बार था, नीचे 2 बार 9 लगा दिया, राइट। तो ऊपर कितना आ गया, 45 आ गया, नीचे कितना आ गया, 99 आ गया, 9 से काट दिया तो कितना बचा, ये 5/11। आई होप आपको समझ में आ गया होगा इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे हैंडल करना है। आगे बढ़ते हैं गाइस, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, ये सारे आपके 2020 के, ठीक है, एनटीपीसी के क्वेश्चन है सारे के सारे। अगला क्वेश्चन,
क्वेश्चन दिया है 1/6 ऑफ अ नंबर इज 100 मोर देन 1/9 ऑफ द सेम नंबर, फाइंड द नंबर। एक संख्या का 1/6 उसी संख्या के 1/9 से 100 अधिक है, संख्या ज्ञात करें। बनाइए गाइस, एक संख्या का 1/6 उसी संख्या के 1/9 से 100 अधिक है, तो संख्या क्या होगी? 1800, 900, 600 की 1200? जल्दी बनाइए। एक संख्या का 1/6 उसी संख्या के 1/9 से 100 अधिक है, ठीक है, तो संख्या क्या होगी ये बताना है। चलिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए क्या करोगे, 1/6 दिया है, 1/9 दिया है, राइट। 6 और 9 का अगर एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा? एलसीएम 18 आएगा। तो हम नंबर को क्या मान लेंगे कि जो नंबर है वो हमारा 18 यूनिट है। नंबर को हमने 18 यूनिट मान लिया, राइट, क्योंकि हमने नंबर क्या दे रखा था हमें? 1/6 और 1/9 दिया था। 1 और 6 और 9 का एलसीएम लिया तो कितना आ गया? 18। तो हमने नंबर को 18 यूनिट मान लिया, राइट। अगर इसका 1/6 निकालते हैं 18 यूनिट का, ठीक है, तो हम इसका क्या करेंगे? 1/6 इंटू 18, ये आपका कितना आ जाएगा? 3 यूनिट आ जाएगा, राइट। इसी का अगर 1/9 निकालते हैं, 1/9 इंटू 18, ये ठीक है, ये आपका कितना आ जाएगा? ये आपका आ जाएगा 2 यूनिट, राइट। तो 3 यूनिट और 2 यूनिट दोनों का अंतर कितना आया? 1 यूनिट, और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी दी है? 100। तो अगर 1 यूनिट बराबर 100 है तो 18 यूनिट बराबर कितना आएगा? 1800 हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हुआ होगा। कोई कंफ्यूजन गाइज? आगे बढ़े, क्लियर हो गया सबको? तो राइट आंसर कितना था आपका? 1800। कुछ नहीं करना था हमें, ठीक है। क्या किया? सिंपली हमने, ठीक है, 6 का और 9 का एलसीएम ले लिया, कितना आ गया? 18। तो नंबर को 18 यूनिट मान लिया। इसका 1/6 निकाला तो कितना आ गया आपका? 3 यूनिट। इसका 1/9 निकाला तो कितना आ गया? 2 यूनिट। दोनों का अंतर 1 यूनिट, और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 100 दे रखी है क्वेश्चन में, तो 18 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी? 1800। ये इसका आंसर था। आई होप ये क्वेश्चन भी क्लियर हुआ होगा। कोई कंफ्यूजन हो तो पूछते जाइएगा गाइज, और वीडियो को अगर लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए जल्दी से। हाय शिवम अवस्थी, जिन जिन लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है प्लीज जल्दी से लाइक करिए और शेयर कर दीजिए इसको, राइट। आगे बढ़ता हूं, सारे एनटीपीसी के क्वेश्चन है ये, और इसी टाइप के क्वेश्चन आपको आगे भी एग्जाम में मिलते रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है ए इज मूविंग एट अ स्पीड ऑफ 3.5 किलोमीटर पर आवर एंड बी इज मूविंग एट अ स्पीड ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर फ्रॉम सेम पॉइंट एंड इन सेम डायरेक्शन आफ्टर हाउ मच टाइम द डिस्टेंस बिटवीन देम इज 1.5 किलोमीटर। ए 3.5 किलोमीटर प्रति घंटा और बी 4 किलोमीटर प्रति घंटा एक ही बिंदु से एक ही दिशा में चल रहे हैं, तो आपको बताना है कितने समय के बाद उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो 1.5 किलोमीटर होगी। 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे की 1.5 आवर्स। बनाइए क्या आएगा। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस का। चलिए देखिए मैं बता रहा हूँ, बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये भी। क्या करना है इस क्वेश्चन में, ठीक है, ध्यान दीजिएगा गाइस। हमने क्या किया, हमने ये ए का ले लिया कि यहाँ से ए चल रहा है, ठीक है, और यहाँ से हमने क्या ले लिया? बी का ले लिया, यहाँ से बी चल रहा है। सेम पॉइंट एंड सेम डायरेक्शन, राइट, सेम पॉइंट एंड सेम डायरेक्शन, राइट। ये कितने से चल रहा है? ये ए है, और ये आपका कौन है? बी। ए की स्पीड कितनी है? 3.5 किलोमीटर पर आवर, इसकी स्पीड कितनी है? 4.5 किलोमीटर पर आवर। मतलब 1 घंटे के बाद, अगर हम आफ्टर 1 आवर ले लें, ठीक है, 1 घंटे के बाद, 1 घंटा और ये भी 1 घंटा, 1 घंटे के बाद ये कितना चल चुका होगा? 3.5 किलोमीटर। ये कितना चल चुका होगा? 4 किलोमीटर। मतलब 1 घंटे के बाद इनके बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है? 0.5। हमें कितना डिफरेंस चाहिए था? 1.5 किलोमीटर का। तो 1 घंटे में कितना डिफरेंस है? 0.5 का, क्योंकि सेम डायरेक्शन है। तो 1.5 के लिए कितने घंटे चाहिए? 3 घंटे, राइट। तो 1.5 को आप 0.5 से डिवाइड भी कर सकते हो, ठीक है। तो कितना आ जाएगा? 3 घंटे। 3 घंटे के बाद उनके बीच की जो डिस्टेंस होगी वो कितनी हो जाएगी आपकी? 1.5 किलोमीटर। आई होप ये क्वेश्चन भी क्लियर हुआ होगा। आगे बढ़ते हैं गाइस अगले क्वेश्चन की ओर। तो राइट आंसर कितना था आपका? 3 आवर्स। नेक्स्ट बोला है फाइंड द एचसीएफ ऑफ 14, ठीक है, इंटू पी की पावर 5 इंटू क्यू की पावर 2 एंड 28 इंटू पी की पावर 3 इंटू क्यू की पावर 5। बोला है एचसीएफ ज्ञात करना है, ठीक है। 14 पी की पावर 5 और क्यू की पावर 2 एंड 28 पी की पावर 3 एंड क्यू की पावर 5। कितना आएगा? क्वेश्चन दिया है आपको एचसीएफ फाइंड करना है, ठीक है। एचसीएफ मतलब आपको पता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एचसीएफ का मतलब क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एचसीएफ मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, राइट। अच्छा, फैक्टर्स क्या होते हैं मैं आपको समझा दूं। किसी भी संख्या के फैक्टर वो संख्याएं होती हैं जो उसको पूरा पूरा विभाजित करें, राइट। फैक्टर्स ऑफ एनी नंबर आर दोज नंबर विच कंप्लीटली डिवाइड द नंबर। किसी भी संख्या के फैक्टर वो संख्याएं होती हैं जो उसको पूरा पूरा डिवाइड करती हैं, राइट। किसी भी संख्या के फैक्टर वो संख्याएं जो उसको पूरा पूरा डिवाइड करें। अच्छा, एक पॉइंट यहाँ पे नोट करेंगे, ठीक है। फैक्टर्स क्या होते हैं आपके, अगर आपको नंबर दे रखे हैं तो आपको नोट करना है फैक्टर्स, ठीक है, सॉरी एचसीएफ। मैंने क्या बताया? फैक्टर्स, ठीक है। फैक्टर्स क्या होते हैं? किसी भी संख्या के फैक्टर्स मतलब गुणनखंड। गुणनखंड क्या होते हैं? अगर आपको गुणनखंड क्लियर है तो कोई भी क्वेश्चन आप बना सकते हो, ठीक है। किसी भी संख्या के फैक्टर्स आर दोज नंबर, फैक्टर ऑफ एनी नंबर आर दोज नंबर विच कंप्लीटली डिवाइड द नंबर, विच कंप्लीटली डिवाइड नंबर।
डिवाइड नंबर, राइट। कोई भी संख्या जिन जिन संख्याओं से विभाजित होती है वो उसकी क्या कहलाते हैं, फैक्टर कहलाते हैं, राइट। अब एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जैसे मैं यहाँ पर एग्जांपल लूँ, एक नंबर आपको दे रखा है 7 और एक नंबर दे रखा है आपको मान लीजिए 21, ठीक है। तो 21 और 7 का एचसीएफ बताना है, तो 21 और 7 का एचसीएफ क्या होगा, वो संख्या होगी जो 7 को ही पूरा काट दे और 21 को ही पूरा काट दे, ठीक है। तो मतलब इनके फैक्टर, तो 7 के फैक्टर क्या है गाइस, 1 है और 7 है। 21 के फैक्टर देखें तो 1 भी है, ठीक है, 3 भी है, 7 भी है, तो हाईएस्ट क्या हुआ आपका 7 हो गया, तो इनका एचसीएफ कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा, राइट। तो आपको नोट ये करना है कि जो एचसीएफ होता है वो कभी भी नंबर के डिफरेंस से बड़ा नहीं होता है, राइट। एचसीएफ कैन नॉट बी ग्रेटर देन द डिफरेंस ऑफ नंबर, ये पॉइंट नोट कर लीजिएगा, एचसीएफ कैन नॉट बी ग्रेटर देन डिफरेंस ऑफ नंबर, एचसीएफ कैन नॉट बी ग्रेटर देन डिफरेंस ऑफ नंबर, ठीक है। एचसीएफ जो होता है वो नंबर के डिफरेंस से कभी भी बड़ा नहीं होता, राइट आंसर है ये, बिल्कुल ठीक है। एचसीएफ नंबर के डिफरेंस से कभी भी बड़ा नहीं होगा, ठीक है। नंबर के डिफरेंस से बड़ा नहीं होगा तो क्या होगा, ठीक है, कभी कभी तो आपका डिफरेंस ही हो जाएगा, या फिर अगर डिफरेंस नहीं है तो डिफरेंस का क्या होगा, कोई डिफरेंस का कोई फैक्टर हो जाएगा, राइट, डिफरेंस का कोई फैक्टर हो जाएगा, तो जा, ठीक है, क्या हो जाएगा, डिफरेंस का कोई फैक्टर हो जाएगा, राइट। अब जैसे यहां पर अगर हम इन दोनों नंबर को देखें 14 और 28, राइट, तो 14 और 28 का जो डिफरेंस है, इन नंबर का जो एचसीएफ आएगा वो क्या आएगा, 14 और 28 का जो डिफरेंस है वो कितना है, 14 है। तो इन दोनों का जो एचसीएफ हो जाएगा वो 14 ही हो जाएगा, क्योंकि 14 से ये भी कट रहा है, 14 से ये भी कट रहा है। तो देखो अगर चारों ऑप्शन में देखोगे तो 14 एक ही बार आया, ठीक है, तो 14 एक ही बार आया, तो ये इसका एचसीएफ हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 28 दिया, यहाँ 56, यहाँ 7। मैंने आपको बताया जो एचसीएफ होता है वो डिफरेंस से कभी बड़ा नहीं होता है, तो 28 हो नहीं सकता, 56 हो नहीं सकता, क्योंकि ये भी आपका डिफरेंस से बड़ा, ये भी डिफरेंस से बड़ा, तो आंसर कितना है, 14 ही होना, 14 एक ही ऑप्शन में था, राइट। अच्छा, अब अगर कोई फैक्टर के साथ, कोई पावर के साथ अगर कोई नंबर दिए तो हम यहां पर क्या लेते हैं, मिनिमम पावर लेते हैं, राइट। जो भी आपको फैक्टर दिए होंगे उनकी क्या लेंगे हम, मिनिमम पावर लेते हैं फैक्टर की। तो फैक्टर क्या थे यहाँ पे, पी की पावर 5 और पी की पावर 3 था, यहाँ पे क्यू की पावर 2 और क्यू की पावर 5, ठीक है। तो इन दोनों में जो मिनिमम पावर है वो लेनी है, ठीक है। तो पी की मिनिमम पावर क्या है, पी की मिनिमम पावर 3 है और क्यू की मिनिमम पावर क्या है, 2 है, ठीक है। तो पी की पावर 3 और क्यू की पावर 2 आ जाएगा, राइट। अगर इसी केस में हमसे गाइस एलसीएम पूछा होता, ठीक है, अगर हमसे पूछा होता कि एलसीएम क्या आएगा, राइट, एलसीएम, तो देखिए एलसीएम एक वो नंबर होता है जो दोनों नंबर से आपका डिवाइड हो जाए, राइट। तो अगर 14 और 28 का हम एलसीएम देखें तो एक ऐसी संख्या जो 14 से भी कटती हो और 28 से भी कटती हो, एक छोटी से छोटी संख्या जो 14 से भी कटे 28 से भी कटे, ठीक है। तो इन दोनों का जो एलसीएम आएगा 14 और 28 का वो हो जाएगा 28, राइट। तो एलसीएम के केस में हम क्या करते हैं, एचसीएफ के केस में जो आपके फैक्टर होते हैं उसमें से क्या करते हैं हम, हाईएस्ट, ठीक है, मिनिमम लेते हैं, राइट। और जब हम एलसीएम निकालते हैं तो जो पावर लेते हैं हम मैक्सिमम पावर लेते हैं। तो इसका जो एलसीएम आएगा, अगर इसी क्वेश्चन में एलसीएम पूछा होता तो कितना आता, 28 इंटू, ठीक है, ये हो जाता है आपका p की पावर भी 5 और q की पावर भी 5, क्योंकि एलसीएम के केस में क्या लेते हैं, मैक्सिमम, और एचसीएफ के केस में क्या लेते हैं, मिनिमम, ठीक है। तो एचसीएफ कितना आएगा 14, ठीक है, और p की पावर मिनिमम 3 है और q की पावर मिनिमम कितनी है 2। तो ये होता है आपका एलसीएम और एचसीएफ का कॉन्सेप्ट, राइट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा गाइस, राइट। आगे बढ़ते हैं गाइस, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, राइट। तो ध्यान रखना है जो एचसीएफ होता है वो कभी भी नंबर के डिफरेंस से बड़ा नहीं होता है। जो लोग वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर बोल रहा है, ठीक है, इफ ए स्पेंड 16 2/3% एंड सेव 75 रुपीज देन फाइंड हिज इनकम। अगर ए ने 16 से ही 2/3% खर्च कर दिया और 75 रुपए बचाए तो उसकी आय कितनी है ये बताना है। 90 रुपए, 120 रुपए, 105 रुपए की 100 रुपए, जल्दी बनाइए क्या आएगा आंसर। अगर ए ने अपनी इनकम का 16 से ही 2/3%, ठीक है, खर्च कर दिया और 75 रुपए बचा भी लिए तो आपको बताना है उसकी इनकम कितनी है, उसकी इनकम क्या आएगी, जल्दी से बनाइए क्या आएगा आंसर। अगर ए ने 16 से ही 2/3% खर्च कर दिया, ठीक है, और 75 रुपए बचा लिए तो उसकी इनकम क्या है, राइट। देखिए सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए ये 16 से ही 2/3% होता क्या है, राइट। अगर आप इसको वैसे सॉल्व करोगे तो इट विल बी वेरी टिपिकल टास्क, राइट। ये आपका होता कितना है, ठीक है, परसेंटेज में आपने पढ़ा होगा, ये आपका कितना होता है 1/6 होता है, सॉरी 16 से ही 2/3% का मतलब कितना है, पहले मैं इसको सॉल्व करके आपको बता दे रहा हूँ, लेकिन आपको ये याद रखना है, ठीक है, 16 से ही 2/3%, राइट। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे 16 3 48, आपका कितना आएगा, ये आएगा आपका 50/3%, राइट। जब आप यहां से प्रतिशत का साइन हटाओगे आपको पता होगा कि ये जो प्रतिशत होता है इसका मतलब कितना होता है 1/100, प्रतिशत मतलब 1/100। तो यहां से जब आप प्रतिशत का साइन हटाओगे तो ये कितना आएगा 50/3 इंटू 1/100, राइट। ये 0 0 कैंसिल होगा, एक से काटोगे 2 बार तो ये कितना निकल के आएगा 1/6 आ जाएगा, राइट। तो ये तो मैंने आपको बता दिया कि 1/6 आया कैसे, लेकिन आपको ये याद रखना है, ठीक है, आपको इसको याद रखना है कि ये जो आपका 16 से ही 2/3% होता है ये एक्चुअल में कितना है 1/6 है। ऐसे आपको दिया होता है 14 से ही 2/7%, ठीक है, 14 से ही 2/7%,
ये आपका कितना होता है 1/7 होता है गाइस, राइट। ऐसे आपको दिया होता है 33 सही 1/3%, ये एक्चुअल में कितना होता है 1/3 होता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट आपके ठीक है कन्वर्जन है, ये आपको याद रखने हैं, राइट। तो आपको कितना दिया था 16 सही 2/3%, इसका मतलब कितना होता है 1/6 होता है, बस इतना आपको याद रखना था। तो 16 सही 2/3% का मतलब कितना है आपका 1/6, ठीक है। अब इसमें जो नीचे होता है ना वो एक्चुअल में होता है, इसका मतलब उसकी जो इनकम है, ठीक है, जो टोटल इनकम है वो 6 है और उसमें से कितना खर्च कर रहा है वो 1 यूनिट खर्च कर रहा है, ठीक है। तो अगर टोटल इनकम हम नीचे जो होता है वो टोटल होता है, तो टोटल इनकम कितनी हो गई 6 यूनिट, ठीक है, और खर्च कितना कर रहा है वो स्पेंड कितना कर दे रहा है उसमें से 1 यूनिट, ठीक है। तो 1 यूनिट स्पेंड कर रहा है, तो सेविंग कितनी है गाइज आपकी, ठीक है, सेविंग हो जाएगी आपकी 5 यूनिट, और 5 यूनिट की वैल्यू कितनी दी है आपकी 75 रुपए दी है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी 15 आ जाएगी, और हमें कितना दिया है यहाँ पे 6 यूनिट, तो 6 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी 90 रुपए। अगर पूछा होता कितना खर्च कर रहा है तो कितना खर्च करेगा 15 रुपए, ठीक है। तो 90 रुपए कमा रहा है, खर्च कितना कर रहा है 15, तो बचाएगा कितना, ठीक है, बचाएगा कितना 75 बचा लेगा। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया होगा गाइस, राइट। तो याद इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये रखना था कि 16 सही 2/3% जो होता है वो आपका कितना होता है 1/6, ऐसी आपका 14 सही 2/7% भी आपको देगा, तो आपको याद रखना है 1/7 है। आपको 33 सही 1/3% देगा, तो आपको याद रखना है कितना है ये 1/3 है। आपको देगा 66 सही 2/3%, तो ये कितना होता है, ये होता है आपका गाइस 2/, ठीक है 2/3। ये सारी चीजें आपको याद रखनी है, राइट। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट कन्वर्जन, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है ये, राइट। बहुत सारे क्वेश्चन आपको इसी कॉन्सेप्ट पे मिलेंगे और आगे इस कॉन्सेप्ट का यूज करके आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, राइट। बाकी मेरा परसेंटेज का सेशन देखना, ये सारे कन्वर्जन मैंने वहां पे आपको बताए, तो ये सारी चीजें आपको पता होंगी तो क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत आसान है। अगला क्वेश्चन पूछा है फाइंड द मीडियन ऑफ, ठीक है, इसका मीडियन पूछा है, माध्यिका पूछा है, ठीक है, 63 65 61 62 64 66 एंड 67, इसकी माध्यिका पूछी है मीडियन। मीडियन आपको पता है, ठीक है, कोई भी आपको डेटा दिया होगा उस डेटा को या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे या डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे, फिर जो मीडियम वैल्यू होती है, जो मिडिल वैल्यू होती है, वही आपका क्या कहलाता है मीडियन कहलाता है, राइट। अब यहां पे देखिए अगर हमें मीडियन निकालना है तो सबसे पहले तो हम इसको क्या लिखेंगे इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो सबसे पहले क्या आएगा 61, फिर आएगा आपका 62, फिर आएगा आपका 63, फिर आएगा आपका 64, फिर आएगा आपका 65, फिर आएगा 66 और आएगा 67, राइट। अब यहां पे देखिए वैल्यू कितनी है 1 2 3 4 5 6 7, तो जब ऑड नंबर ऑफ वैल्यूज दी होती है, राइट, यहां तो हम वैसे निकाल सकते हैं, ठीक है, आसानी के साथ देख लेंगे कि मिडिल वैल्यू कौन सी, क्योंकि आसान दिया है, ठीक है। तो 4 इससे, ठीक है, 3 इससे पहले ले लो क्योंकि 7 वैल्यू दी है, 3 आपकी बात की होगी तो मिडिल में क्या आ रही है आपकी 64, तो ये मिडिल वैल्यू हो गई, तो आंसर क्या आएगा 64, राइट। बट कभी कभी अगर बहुत ज्यादा वैल्यू आपको दे रखी है, ठीक है, बहुत सारी वैल्यू दे रखी है, तो उसमें अगर मीडियन आपको ढूंढना है, ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जब ऑड वैल्यूज दी होती हैं तो मीडियन कैसे निकालते हैं, ऑड नंबर ऑफ वैल्यूज, तो आप क्या करोगे, ठीक है, एन, ठीक है, आप क्या करोगे n+1 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, तो आपको ये अब मिल जाएगा, राइट। अब जैसे यहां पर हमें निकालना था तो कितनी वैल्यू थी, हमें 7 वैल्यू दी थी, तो हम क्या करेंगे 7+1 डिवाइडेड बाई 2, मतलब कौन सी वैल्यू हमारी मीडियन होगी, तो मीडियन कितना आ जाएगा आपका चौथा, मतलब चौथी वैल्यू जो होगी वो मीडियन हो जाएगी। तो ऑड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन अगर दी होती है तो कौन सा टर्म हमारा मीडियन होगा, हम कैसे निकालते हैं n+1 डिवाइडेड बाई 2, राइट। अगर हमें इवन नंबर ऑफ वैल्यू दे रखी, ठीक है, अगर इवन वैल्यू दी है, मान लीजिए अगर हमें यहाँ पर एक वैल्यू और दी होती, ठीक है, अगर हमें एक वैल्यू और दी होती, यहाँ पे 68 भी अगर हमें दे दिया होता, राइट, तो अब हम क्या लिखते हैं 61 लिखते हैं, ठीक है, 62 लिखते हैं, 63 लिखते हैं, 64 लिखते हैं, ठीक है, 65 लिखते हैं, 66 67 एंड 68। अब आप देख रहे हैं कि जो मिडिल वैल्यू है वो हमारी दो वैल्यू मिडिल है, राइट। तो हम क्या करेंगे, ये 3 हमने यहाँ पर कर दिया, ये 3 यहाँ कर दिया, ठीक है, तो इन दोनों को जोड़ने के बाद हमें मिलेगा, राइट। तो जब इवन नंबर ऑफ टर्म्स दिए होते हैं तो मिडिल में आपकी दो वैल्यू आती हैं, राइट। तो ये 64 और 65 को हमें जोड़ना पड़ेगा तब हमें मिलेगा, राइट। 64 और 65 को जब आप जोड़ोगे तो कितना आएगा 129, और 129 को आपको डिवाइड करना पड़ेगा फिर, राइट। तो कितना आ जाएगा ये 64.5 आ जाएगा, राइट। तो यहाँ पे कितना आएगा आपका 64.5 आ जाएगा, राइट। तो ये तरीका होता है। अच्छा, इवन में कौन सा निकालेंगे, जब ऑड नंबर दिया था तो मैंने आपको क्या बताया n+1 डिवाइडेड बाई 2, तो जो भी टर्म आएगा वो आपका मीडियम होगा। लेकिन जब इवन नंबर ऑफ वैल्यू दिए तब हमें क्या करना है n+1 डिवाइडेड बाई 2 लेना है, ठीक है। एक तो ये टर्म आ जाएगा आपका, दूसरा क्या आएगा आपका, ठीक है, इसके साथ फिर 1 और जोड़ देना है, ठीक है, फिर n+1 डिवाइडेड बाई 2 +1, ये दो टर्म आते हैं, ठीक है। तो अगर हम यहाँ निकालेंगे 8 टर्म दिए थे तो हमने क्या किया, पहले तो हमने, सॉरी यहाँ पे n+1 नहीं करना है,
यहाँ पे हम क्या करेंगे, ठीक है, n डिवाइडेड बाई 2, राइट। जब हमको इवन नंबर जैसे 8, हमें 8 वैल्यू दिए ना, तो हम क्या करेंगे n डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, और फिर दूसरा क्या लेंगे n डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1, ये आपकी वैल्यू आ जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जब हमने 8 वैल्यू ली थी तो कौन सा टर्म हमारा आएगा, जैसे हमने यहाँ पे 68 बढ़ा दिया तो कौन सा टर्म हमारा मीडियन होगा, तो हमने क्या किया, पहले हमने 8 को डिवाइड किया किससे, 2 से, तो कौन सा मिला, चौथा टर्म मिला हमें, और फिर हमने क्या किया, जो अगला टर्म आएगा वो कितना आएगा, 4 प्लस 1 और आ जाएगा, तो एक चौथा टर्म और एक आपका पांचवा टर्म, दोनों को जोड़ेंगे और हम 2 से डिवाइड करेंगे, तब हमें मीडियन मिलेगा। तो जब हमें ऑड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन दी होती है तो हमें सिंपली क्या करना है, n+1 डिवाइडेड बाई 2, जो भी टर्म आएगा वो आपका मीडियन हो जाएगा। और जब इवन नंबर ऑफ टर्म्स हमें दे रखे हैं तो हमें क्या करना है, n डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, फिर n डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1, इन दोनों को जोड़ के फिर 2 से डिवाइड करना है, तब हमें मीडियन मिलेगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि मीडियन हम कैसे निकालते हैं। क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। तो राइट आंसर था इसका 64, क्योंकि ऑड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन दी थी, कितनी ऑब्जर्वेशन थी, 7, तो हमने क्या किया, 7 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, तो जो चौथा टर्म होगा हमारा वही हमारा मीडियन होगा, राइट। देखिए सीक्वेंस है, तो पहला टर्म ये हो गया, दूसरा टर्म ये हो गया, तीसरा टर्म ये हो गया और चौथा टर्म ये था, फोर्थ ये था, ठीक है, तो हमारा आ जाएगा वो क्या हो जाएगा, 4। तो इससे अगर हम ये निकाल लेना कि कौन सा टर्म होगा तो हम आसानी के साथ निकलते हैं, हमें सबको लिखने की जरूरत नहीं है। तो हमारी 7 ऑब्जर्वेशन थी, पहले हम क्या करेंगे, देखिए इसको आसान बनाने के लिए 1 2 3 4 5 6 7 ऑब्जर्वेशन है ना, तो हमें देखना है कि कौन सा टर्म हमारा मीडियन होगा। तो हमने क्या किया, 7 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, कितना आया, 8 डिवाइडेड बाई 2 4, मतलब चौथा टर्म जो है वो हमारा मीडियन है। अब देखिए इनको अगर हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाएंगे तो ये पहला टर्म, ये दूसरा टर्म, ठीक है, ये तीसरा टर्म, चौथा टर्म हमारा क्या आया, 64, तो 64 ही हमारा क्या हो जाएगा, ठीक है, मीडियन आ जाएगा। आगे बढ़ता हूँ गाइस, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। बोला है ए कैन डू अ वर्क इन 16 days एंड बी कैन डू द इन 24 days इफ दे डू ऑन ऑल्टरनेट डे स्टार्ट फ्रॉम ए देन द टोटल टाइम वुड बी। बोला है ए किसी काम को 16 दिन में कर रहा है और बी उसी काम को कर रहा है 24 दिन में, अगर दोनों साथ में काम, सॉरी दोनों ऑल्टरनेट डे पे काम करें, मतलब पहले दिन ए काम करे, दूसरे दिन बी काम करे, फिर ए काम करे, फिर बी काम करे, फिर ए करे, फिर बी करे, तो काम कितने दिन में फिनिश होगा। ए किसी काम को 16 दिन में करता है, बी उसी काम को 24 दिन में करता है, अगर दोनों ऑल्टरनेट डे पे काम करते हैं तो काम कितने दिन में फिनिश होगा, ये क्वेश्चन है आपका। चलिए बनाइए क्या करेंगे। ए किसी काम को 16 दिन में, बी उसी काम को 24 दिन में कर रहा है, अगर दोनों लोग ऑल्टरनेट डे पे काम करते हैं तो काम कितने दिन में फिनिश होगा। ये मेरा रेफरल कोड है गाइस, इस रेफरल कोड के साथ आप मुझे अनअकैडमी में भी फॉलो कर सकते हैं, मैथमेटिक्स, रीजनिंग, जनरल साइंस, सारी चीज़ों के लिए, ठीक है, जनरल अवेयरनेस के लिए। सुबह 10:30 बजे मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराता हूँ जीके जीएस के, फिर 2:30 बजे हमारे क्वेश्चन होते हैं मैथमेटिक्स और रीजनिंग के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सुबह 9 बजे मेरी बेसिक मैथमेटिक्स की क्लास चल रही है। चलिए विद्या का लग रहा है, विद्या को 19 आंसर आएगा, और किसी का आंसर गाइस, जो लोग वीडियो को लाइक नहीं किए प्लीज लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। तो 19 इज द करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही है। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को हमें कैसे हैंडल करना है, सबसे पहले हमने लिखा ए कितने दिन में कर रहा है, 16 दिन में कर रहा है, राइट। फिर हम लेंगे बी कितने दिन में कर रहा है, बी कर रहा है हमारा 24 दिन में, राइट। अब हम यहाँ पे एलसीएम ले रहे हैं, ठीक है, दोनों का एलसीएम कितना आएगा, तो ए कर रहा है 16 दिन में, बी कर रहा है 24 दिन में, दोनों का अगर एलसीएम लेंगे तो एलसीएम से हमें क्या मिल जाएगा, टोटल वर्क मिल जाएगा कि टोटल वर्क कितना है, तो एलसीएम कितना आ गया 48, इसका मतलब जो टोटल वर्क है वो आपका 48 यूनिट है, राइट। तो ए एक दिन में कितने यूनिट करेगा, एक दिन में करेगा 3 यूनिट, और बी एक दिन में कितने करेगा, 2 यूनिट करेगा, राइट। तो दोनों को मिला के अगर हम कराएं तो दोनों मिला के एक दिन में 5 यूनिट कर सकते हैं, लेकिन अगर ऑल्टरनेट डे पे कर रहे हैं, देखिए अगर फर्स्ट डे काम होगा तो फर्स्ट डे कौन करेगा, ए करेगा, ए कितने यूनिट करेगा, 3, ठीक है। सेकंड डे पे कौन आएगा, सेकंड डे पे बी आएगा, और बी कितने करेगा, 2 यूनिट करेगा, राइट। इसका मतलब दोनों मिलके 2 दिन में कितने यूनिट कर दे रहे हैं, दोनों मिलके 2 दिन में 5 यूनिट कर दे रहे हैं, राइट। तो हमें देखना है कि 5 का कौन सा, ठीक है, 2 दिन में कितने कर रहे हैं, 5, ठीक है, 5 का कौन सा मल्टीपल है जो 48 के पास है, ठीक है, 5 का कौन सा मल्टीपल है जो 48 के पास है, मतलब 2 दिन में ये 5 यूनिट कर रहे हैं, तो अब हमें 5 का मल्टीपल देखना है, ठीक है, कि 5 का कौन सा मल्टीपल है जो 48 के पास है। तो देखो एक तो 5 का मल्टीपल 50 है, ठीक है, 50 48 के पास है, ठीक है, तो अगर हम 50 लेंगे तो यूनिट ज्यादा हो जाएंगे, तो हमें इसका मतलब 5 का छोटा मल्टीपल लेना है, क्योंकि हमें ये पता है कि 2 दिन में कितने कर रहा है। मैं दोबारा फिर बता रहा हूँ, राइट। देखिए ए कितने दिन में कर रहा है, फिर से समझिएगा, क्योंकि ऑल्टरनेट डे पे स्टूडेंट काफी गड़बड़ कर देते हैं, राइट। हमें ये पता है कि ए काम को कितने दिन में कर रहा है, सबसे पहले हमने ए लिया, ए काम को कर रहा है 16 दिन में, और हमने फिर बी को लिया, बी कर रहा है 24 दिन में। जब हमने इन दोनों का एलसीएम लिया तो कितना आ गया, 48 आ गया। इसका मतलब ए एक दिन में कितने यूनिट करेगा, 16 दिन में पूरा कर रहा है 48 यूनिट, इसका मतलब एक दिन में 3 करेगा। अगर बी का लेंगे तो बी एक दिन में कितने करेगा, 2 करेगा। दोनों मिलकर एक दिन में 5 यूनिट कर रहे हैं। जब ऑल्टरनेट डे पे करेंगे तो पहला ए करेगा, ए बी एक 3 यूनिट करेगा, और बी आगे 2 यूनिट करेगा, इसका मतलब ये 5 यूनिट कंप्लीट कर रहे हैं, 2 दिन में 5 यूनिट हो रहे हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पे ये लिया कि 2 दिन में दोनों मिलकर, मतलब जब एक साइकिल इन्होंने पूरी की तो कितने हो गए, 5 यूनिट पूरे हो गए, 2 दिन में 5 यूनिट। अब हमें ये देखना है कि 5 का कौन सा मल्टीपल 48 के पास है। तो एक तो आपका 5 का मल्टीपल क्या है, 50 है, ठीक है, और एक 5 का मल्टीपल क्या है आपका 45 है, लेकिन हमारे टोटल यूनिट कितने हैं, 48 है। तो हम 50 तो ले नहीं सकते क्योंकि काम ज्यादा हो जाएगा, तो हमें कितना लेना पड़ेगा,
राइट, हमें 45 लेना पड़ेगा, तो पहले 45 ले लेते हैं। तो देखेंगे 45 यूनिट करने के लिए कितना समय लगेगा। 2 दिन में कितने कर रहे हैं, 5 यूनिट, तो 45 यूनिट करने के लिए कितना समय लगेगा, 45 यूनिट के लिए हो गया, ठीक है। तो 5 का नमा मल्टीपल होगा, तो 2 दिन में आपके 5 हो रहे हैं, तो ये 45 मतलब 9 यूनिट होंगे, 9 साइकिल। तो 9 साइकिल के लिए कितने लगेंगे, एक साइकिल के लिए 2 दिन लग रहे हैं, तो यहाँ पे 9 साइकिल हो गई 5-5 की, तो यहाँ पे कितने हो गए, 18 दिन हो गए। तो 18 दिन में इन्होंने कितना काम पूरा कर दिया, 45 यूनिट। अच्छा, 18वां इवन डे है, 18वां दिन काम किसने किया होगा, बी ने किया होगा, राइट। अब आपका आएगा 19th डे, 19वां दिन। हमारे पास कितने यूनिट बचे हुए हैं, 45 यूनिट कंप्लीट है, 3 यूनिट बचे हैं, तो 19वें दिन कौन आएगा, ए आएगा, और ए के एक दिन की एफिशिएंसी क्या है, 3 यूनिट, तो 3 यूनिट ये निपटा देगा, ठीक है। तो 18 दिन पहले हो गया था, तो 19वें दिन कौन करेगा, ए, तो 19वें दिन में इनके 48 यूनिट पूरे हो जाएंगे। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते थे। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हुआ होगा गाइस। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के। तो बहुत ही आसान तरीका मैंने आपको बता दिया कैसे इस टाइप के क्वेश्चन को आपको हैंडल करना है। तो राइट आंसर था 19 दिन। अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बोला है अगर x बराबर 0.36 की पावर 1/2 है, y बराबर 0.75 की पावर 2 है एंड z बराबर 0.125 की पावर 1/3 है, देन विच वन इज करेक्ट। तो इसमें से कौन सा सही होगा, ठीक है। अभी 22 या 23 तारीख को क्वेश्चन पूछा गया, x बराबर 0.36 की पावर 1/2, y बराबर 0.75 की पावर 2, ठीक है, z बराबर 0.125 की पावर 1/3, तो कौन सा सही है। पहला दिया है z ग्रेटर देन x ग्रेटर देन z, दूसरा दिया है ठीक है y ग्रेटर देन x और x ग्रेटर देन z, दूसरा ऑप्शन दिया है x ग्रेटर देन y ग्रेटर देन z, तीसरा दिया है z इज इक्वल टू y इज इक्वल टू x, तीसरा दिया है z इज ग्रेटर देन y एंड y इज ग्रेटर देन x। क्या आएगा आंसर, जल्दी बताइए गाइस। और जो भी लोग वीडियो को लाइक नहीं किए प्लीज लाइक जरूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर करते रहिए। इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू गाइस, लाइक जरूर कर दीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसी टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में आगे मिलने वाले हैं गाइस, ट्रस्ट मी। चलिए मैं बता रहा हूं, देखिए क्या करेंगे। सबसे पहले हम x की वैल्यू निकालेंगे कि यहां से हमारा x कितना आने वाला है, राइट। तो अगर हम x की वैल्यू निकालें, देखिए पावर 1/2 का मतलब होता है गाइस आपका अंडर रूट, ठीक है। तो ये जो पावर आपको 1/2 दी होती है, जैसे किसी x की पावर अगर 1/2 दी है तो इसका मतलब कितना होता है, अंडर रूट ऑफ x, राइट। अगर x की पावर 1/3 दी है तो इसका मतलब क्या होता है, क्यूब रूट ऑफ x, राइट, ये क्यूब रूट होता है। तो बस ये आपको समझना था। तो x बराबर कितना दिया है हमें, अगर हम यहाँ पे लिखें 0.36, ठीक है, अंडर रूट 0.36, राइट। तो अब आपको पता है कि 0.36 अगर हम यहाँ पे हटाएंगे, ठीक है, तो ये आपको कितना देगा, अंडर रूट में ये 36 लिखिए, पॉइंट हटाओगे नीचे कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा, राइट। तो ये कितना आएगा, ये आएगा आपका 6/10, 6/10 का मतलब कितना हुआ, 0.6, राइट, ये आ गया 0.6। तो ये तो था आपका x। अगर y निकालूंगा तो y कितना दे रखा है, 0.75 का होल स्क्वायर दिया है, 0.75 इंटू 0.75, राइट। अगर 75 के गुणा करोगे तो हम क्या करते हैं, पहले यूनिट डिजिट को यूनिट डिजिट से गुणा कर देते हैं, कितना आ जाएगा, ये आपका 25 आ जाएगा। और फिर क्या करते हैं, इसकी टेंस वाले डिजिट की टेंस वाले डिजिट से मल्टीप्लाई, और इसी वाले को फिर हम 7 को उसमें ऐड कर देते हैं। तो 7 7 49, और 49 प्लस 7 कितना आ जाएगा, ये आपका, ये आ जाएगा आपका 56, ठीक है, ठीक है। ये कितना आ गया आपका, ये आ जाएगा आपका, सॉरी गाइस, ये आपका कितना आ जाएगा यहाँ से, ये हो जाएगा आपका 56, ठीक है। तो ये 56 2 55, ठीक है। तो 2 डिजिट ये 2 डिजिट ये कितना आएगा आपका 0.5625, ये आपका किसकी वैल्यू आ गई, y की, ये ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि जो x है वो y से बड़ा है, क्योंकि ये 0.6 था, ये 0.56 है, राइट, ये 6 है, ये 0.56 है, राइट। अगर हम z की वैल्यू निकालेंगे तो देखिए क्या दिया है, 1.25 की अंडर रूट मतलब क्यूब रूट दे रखा है, तो हम इसको अगर लिखें तो ये हम क्या लिखेंगे, क्यूब रूट में, ठीक है, 0.125, ठीक है, 0.125। यहां से अगर आप पॉइंट हटाओगे तो ये क्या आएगा, ये आपका नीचे 1000 आ जाएगा, राइट। क्यूब रूट है तो ऊपर आपका कितना आएगा, 5 आएगा, और नीचे कितना आ जाएगा, ये 1000 किसका होता है, 10 का। तो यहां से क्या आ जाएगा, ये 0.5 आ जाएगा, राइट। तो आप देखेंगे इसमें जो सबसे बड़ा है वो आपका कौन आया, x आया, उसके बाद आपका क्या आ गया, y आ गया, और जो आपका z है वो आपका सबसे छोटा है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा, राइट। x इज ग्रेटर देन y एंड y इज ग्रेटर देन z। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। डिम्पी आपका गलत है आंसर, राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी। क्लियर हो गया, आई होप ये सबको समझ में आ गया होगा। नहीं आया मैं दोबारा फिर बता दे रहा हूं। देखिए यहां पे हमें क्या दिया था, अंडर रूट, ठीक है, 0.36। आपको पता है 0.36 को हम क्या लिखेंगे, राइट, ये आपका कितना आएगा, अंडर रूट में ऊपर 36 आ जाएगा, नीचे आपका कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना आएगा, 6/10 कितना दे देगा, 0.6, राइट। फिर मैंने क्या बताया, 0.75 इंटू 0.75, ये तो आपकी एक्स की वैल्यू आ गई, राइट। वाई जब हमने निकाला 0.75 इंटू 0.75 मतलब 75 का स्क्वायर। क्या बताया था, पहले 5 को 5 से गुणा करते हैं, मतलब कोई भी नंबर जिसका यूनिट डिजिट 5 है, जैसे 65 है तो 65 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, पहले 5 का स्क्वायर लिखेंगे 25,
फिर आपका क्या करोगे, 6 का स्क्वायर करोगे, 6 का स्क्वायर 36 और इसमें 36 में 6 ही जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा 42। ये आपका 65 का आ गया। जैसे यहाँ पॉइंट लगा होता 0.65 तो हम यहाँ पॉइंट लगा देते हैं। जैसे यहाँ पे 0.85 का स्क्वायर पूछा है, राइट, तो आप क्या करोगे, पहले 5 का स्क्वायर 25, फिर आप 8 का स्क्वायर करोगे 64 और इसमें 8 जोड़ दोगे, कितना आ जाएगा 72। ठीक है, 0.7225 ये आ जाएगा। जैसे मान लीजिए 0.95 का पूछ रहा है तो इसमें क्या करोगे आप, ठीक है, पहले 5 का स्क्वायर लिखोगे 25, फिर 9 का स्क्वायर 81, 81 में 9 जोड़ोगे 90। ठीक है, 0.9025 आ जाएगा क्योंकि 4 के बाद 5। ठीक है, यहाँ पे आपको 0.75 दिया था। ठीक है, तो पहले 5 की गुणा 5 से करेंगे तो कितना आएगा 25, 7 गुणा 7, 7 का स्क्वायर 49, 49 गुणा 7 कितना आ गया 56, तो ये कितना आ जाएगा 0.5625 आ गया, राइट। ऐसे अगर हमें जब z निकालना है तो z देखिए क्या लिखेंगे हम, क्यूब रूट में लिखेंगे 0.125, और ठीक है, अब जब ये पॉइंट हटाओगे तो नीचे 1 1 2 3, राइट, ये कैंसिल। जब क्यूब रूट हटाओगे तो 125 किसका होता है, 5 का होता है, और ये आपका कितना होता है 1000, ये आपका 10 का होता है, ये कितना आ जाएगा 0.5 आ जाएगा। तो सबसे बड़ा कौन आया x, ठीक है, उससे बड़ा उसके छोटा कौन है y, और सबसे छोटा कौन है z। आई होप समझ में आ गया होगा, क्लियर। आगे बढ़ते हैं गाइज, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, और आज का लास्ट क्वेश्चन होगा गाइज ये, ठीक है, फिर हम, ठीक है, कल इसको कंटिन्यू करेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ये दिया है, बोल रहा है अगर a अनुपात b प्लस सी बराबर 1:3 है एंड c अनुपात a प्लस b बराबर आपका 5 अनुपात, ठीक है, 7 है, तो आपको बताना है फाइंड द वैल्यू ऑफ c अनुपात a अनुपात b। क्या आंसर आएगा जल्दी से बताइए। ठीक है, ऑप्शन दिए हैं 1:2 होगा, 3:4 होगा, 2:1 होगा, या 5:6। ठीक है, अगर a अनुपात b प्लस सी बराबर 1.3 दिया है एंड c अनुपात a प्लस b बराबर 5:7 दिया है, तो आपको c अनुपात, ठीक है, c प्लस a अनुपात b कितना होगा, जल्दी से बताइए क्या होगा आंसर। चलिए मैं इसको बता दे रहा हूँ, देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अगर आप ध्यान से देखो गाइज, अगर हम इन सबको जोड़ दें, ठीक है, यहाँ भी देख रहा हूँ a प्लस बी प्लस सी है, यहाँ भी ए बी और सी है, और यहाँ भी ए बी और सी है, राइट। तो अगर हम यहाँ पे लिखते हैं, अगर हम इसको ऐसे लिखें, ठीक है, अगर यहाँ पे देखिए पहला वाला अगर हम देखें, क्योंकि आप देख रहे हैं कि सारे के सारे क्या है, सब में ए बी सी ही है, राइट। अगर हम इनको जोड़ दें, इनको जोड़ भी सकते हो आप, ठीक है, अगर इनको हम जोड़ दें, राइट, यहाँ से अगर जोड़ोगे तो ये कितना आएगा 4 आएगा, ठीक है, और अगर यहाँ पर हम जोड़ लें तो ये कितना आ रहा है, ये आपका कितना आ रहा है 12। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे लिखें इसको a अनुपात, ठीक है, b प्लस सी, तो ये कितना दे रखा है आपको, ये दे रखा है 1:3। अगर इनको अगर हम जोड़ते हैं तो ये कितना आ रहा है 4 आ रहा है। लेकिन अगर यहाँ पर हम देखें, ठीक है, सेकंड वाला केस, ये आपको क्या दिया है c अनुपात, ठीक है, a प्लस बी, और यहाँ पर अगर हम देख रहे हैं तो ये कितना आ रहा है 5:7। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर भी ABC है और यहाँ पर भी ABC है, यहाँ पर लेकिन जो सम आ रहा है वो 4 आ रहा है, यहाँ पे जो सम है वो 12। तो इसका मतलब हमें इसको भी 12 करना पड़ेगा तभी तो सेम होगा। इसको 12 करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, ठीक है, ये 4 है ना, 4 को 12 करने के लिए 3 से गुणा, तो 3 से ऊपर गुणा कर दो, 3 से आप नीचे गुणा कर दो। देखिए अब आपको तीनों चीजें मिल जाएंगी। अब अगर हम यहाँ से a निकालें तो a की वैल्यू क्या आ गई, ये आपका 3 आ जाएगा, a बराबर कितना आ गया आपका 3 आ गया, राइट। और देखिए ये c बराबर आपका कितना आ गया, c बराबर ऑलरेडी दे रखा है, ये आपका 5 हो जाएगा, राइट, c बराबर 5। और a प्लस बी कितना दिया है आपको, a प्लस बी कितना है 7 है, और यहाँ पे b प्लस सी देखिए कितना दिया है 9, ये आपका कितना आ जाएगा 9, ये आपका 3 आएगा, ठीक है, ये कितना आ जाएगा 9, मतलब b प्लस सी बराबर कितना है 9, c बराबर कितना है 5, तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी 4 आ जाएगी। यहाँ से भी देख लो a प्लस बी बराबर कितना है 7 और a बराबर कितना है 3, तो b बराबर कितना आएगा 4 आएगा। बस अब हमसे जो पूछा था उसको निकाल दीजिए, क्या पूछा था c प्लस ए, तो c प्लस ए कितना आ जाएगा आपका c प्लस ए, राइट, c प्लस ए ये हो गया, c प्लस ए कितना हो गया 8, राइट। तो हमें क्या लेना था c प्लस ए अनुपात b, तो c प्लस ए कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, और b आपका कितना है 4 हो जाएगा, तो रेशियो क्या आ जाएगा आपका 2:1। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया होगा। तो इस टाइप से इस क्वेश्चन को भी हम सॉल्व कर सकते थे। कोई कंफ्यूजन गाइस, एनीबडी हैविंग एनी कंफ्यूजन। तो ये क्वेश्चन भी आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि इस क्वेश्चन में हमें इसको कैसे सॉल्व करना था। ये सारे के सारे एनटीपीसी के क्वेश्चन है गाइस, ऑल क्वेश्चंस आर रिलेटेड टू एनटीपीसी, सारे के सारे एनटीपीसी के क्वेश्चन, और इसी टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेंगे। आज का एक लास्ट क्वेश्चन और ले लेता हूं बस, उसके बाद हम क्लास को खत्म कर रहे हैं। देखिए क्वेश्चन क्या दिया है हमें, आज का लास्ट क्वेश्चन है गाइस, बाकी मैं कल इसको कंटिन्यू करूंगा। बाकी आप मुझे अनअकैडमी में फॉलो कर सकते हो, मेरी स्पेशल क्लासेस होती है, ठीक है, 12 PM पे हमारी होती है मैथ्स और रीजनिंग की, और फिर हमारी 4:30 पे होती है, 4:30 PM, ठीक है, ये भी हमारी, ठीक है, जनरल अवेयरनेस की होती है, ठीक है, जीके जीएस की, जिसमें हम साइंस भी करते हैं, जीके जीएस भी करते हैं, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। बहुत अच्छा स्टूडेंट का फीडबैक आ रहा है कि जितना मैं करा रहा हूं वहां से बहुत सारे क्वेश्चन फंस रहे हैं, राइट। चलिए देखिए क्वेश्चन ये दिया है, बोल रहा है P is 28.57% मोर एफिशिएंट देन Q if P alone can do a work in 28 days then how long more Q alone will take to do, ठीक है, it than P। क्वेश्चन ये दिया है P जो है वो Q से 28.57% अधिक एफिशिएंट है। अगर P किसी काम को 28 दिन में कर सकता है तो Q को काम करने में P से कितना समय ज्यादा लगेगा। चलिए देखिएगा इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है।
राइट। देखिए अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि हमारा जो 1/7 होता है ना 1/7, राइट। इस 1/7 की जो वैल्यू होती है, वैसे तो हमारा 14 ठीक है 7 लिखा होता है, 1/7 की जो वैल्यू होती है वो आपकी होती है 1.7, ठीक है। इसकी जो वैल्यू होती है आपकी मतलब ये आप कह सकते हो 1/7 जो है, ठीक है, अगर हम इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करें 1/7, ठीक है, अगर हम इसको 100 से मल्टीप्लाई करें तो ये कितना आ जाएगा, ये 100/7 आ जाएगा, राइट। तो 1/7 को अगर हम परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं तो इसकी जो वैल्यू आती है वो आपकी आती है 14.28%, ठीक है। ये चीज़ आपको कॉन्सेप्ट याद रखना था, ठीक है। तो 1/7 अगर आपका 14.28% है, यहाँ पे इन्होंने कितना दे रखा है 28.57%, ठीक है। तो अगर ये आपका 1/7 होता है, मैंने क्या बताया 1/7 बराबर आपका कितना है, ठीक है 14.28%, ठीक है। तो आपका जो 2/7 होगा वो आपका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 28.57%। ये कॉन्सेप्ट आपको यहां पे लगाना था, क्वेश्चन आपका आसान हो जाएगा। मैंने क्या बताया, ठीक है, जो 14.28% होता है ये कितना होता है 1/7 होता है, ठीक है। अगर हमारे पास 28.57% दिया है, मतलब इसका जस्ट दुगना, तो ये कितना हो जाएगा, ये 2/7 हो जाएगा, बस इतना याद रखना था, राइट। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो P है, ठीक है, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, जो P है वो 2/7 ज्यादा है किससे, Q से, ठीक है, Q से 2/7 ज्यादा है, ठीक है। जो नीचे होता है वो एक्चुअल होता है, इसका मतलब Q की जो एफिशिएंसी है वो 7 है, और जो P है वो इससे 2/7 ज्यादा है, इसका मतलब जो P की एफिशिएंसी है वो 9 है, ठीक है। तो P 9 यूनिट काम करता है और Q 7 यूनिट, तो ये तो इनकी स्पीड का रेशियो आ गया, ठीक है। P की कितनी है 9 और Q की कितनी है 7। अगर हम इनके टाइम का रेशियो निकालें तो टाइम का उल्टा हो जाएगा, राइट। P का टाइम और Q का टाइम, तो P का टाइम कितना आएगा 7 यूनिट और Q का टाइम कितना हो जाएगा 9 यूनिट, राइट। तो देखिए 7 यूनिट की वैल्यू आपको दे रखी है, 7 यूनिट बराबर कितना दिया है आपको 28 दिन, क्योंकि P 28 दिन कर रहा है, तो अगर 7 यूनिट बराबर आपका 28 दिन है तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी 4 दिन, और दोनों का अंतर कितना है 2 यूनिट का, तो 2 यूनिट कितना आ जाएगा 8 दिन। इसका मतलब P को अगर 28 दिन लग रहे हैं तो Q को कितने लगेंगे 36 दिन। तो Q का टाइम पीरियड भी पूछ सकता था, लेकिन यहां पे इसने टाइम पीरियड नहीं पूछा, इसने पूछा है Q को कितने दिन ज्यादा लगेंगे, तो 8 दिन ज्यादा लगेंगे। आई होप ये क्वेश्चन भी क्लियर होगा। देखिए यहां से ये क्वेश्चन क्लियर होगा आपका, मैंने क्या बताया, ठीक है, कि जो 14.28% होता है ये 1/7 है, तो 28.57% कितना हो जाएगा 2/7। बस ये क्वेश्चन था कि जो आपका P है वो 2/7 ज्यादा है किससे, Q से। P जो है वो 2/7 ज्यादा है किससे, Q से, Q से ज्यादा है 2/7। तो इसका मतलब हम क्या करेंगे, Q को ले लेते हैं कि Q की जो एफिशिएंसी है वो 7 यूनिट है, तो P की एफिशिएंसी कितनी आएगी 2 यूनिट ज्यादा, इसका मतलब 9 हो जाएगी ये स्पीड। तो अगर हम टाइम निकालेंगे तो P और Q का जो टाइम आएगा वो उल्टा हो जाएगा, तो P का टाइम कितना आएगा 7 आएगा और Q का टाइम कितना आएगा 9। तो P का टाइम 7 यूनिट है, 7 यूनिट 28 है, तो Q का टाइम 9 यूनिट है, 9 यूनिट कितना आएगा 36। तो Q को कितने दिन ज्यादा लगेंगे 8 दिन ज्यादा लगेंगे। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया होगा गाइस, राइट। तो वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा गाइस अपने दोस्तों के साथ, ठीक है, और ठीक है इसका शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिएगा, और इसकी रिकॉर्डिंग एक बार देख लीजिएगा, जितने भी मैंने ये क्वेश्चन कराए इनकी रिकॉर्डिंग एक बार जरूर देख लीजिएगा। तो ये सेशन हम यहीं पे एंड करेंगे गाइस, बाकी हमारी मुलाकात कल फिर होगी, कल फिर 6 बजे मिलेंगे, ठीक है, एनालिसिस करेंगे। कल वैसे शायद पेपर नहीं होगा, आज पेपर था मुझे पता नहीं था इसलिए एनालिसिस नहीं कर पाया, लेकिन ये क्वेश्चन भी आपके इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे आगे एग्जाम को क्रैक करने में। तो ये सेशन हम यहीं पे एंड करेंगे गाइस, राइट। तो आप मुझे अनअकैडमी पे फॉलो कर सकते हैं, दिस इज माय रेफरल कोड, इस रेफरल कोड के साथ आप मेरे क्लास अनब्लॉक कर सकते हैं, ठीक है, अनलॉक कर सकते हैं, और पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं आप, राइट। और इसी के साथ आप मेरा प्लस का सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं, रेफरल कोड मुस्तफा MUSTAFAA। ये सेशन हम यहीं पे एंड करेंगे गाइस, थैंक यू सो मच। तो कल फिर मुलाकात होगी, थैंक यू सो मच गाइस।